नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपका ये 118 पेपर है। 118 पेपर का सॉल्यूशन आपका होने वाला है, जिसमें बेटा आपने अभी तक 117 तक के क्वेश्चंस मतलब पेपर को कर लिया है। ये 118वां स्टार्ट हो चुका है। इसमें कहानी शुरू करते हैं पहले मैथमेटिक्स से, फिर बाकी के आपके टॉपिक वाइज चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। और हम बढ़ते हैं पहले सवाल पर। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सकता है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मैंने आपको बोला एक बात बताओ, मान लो मेरी इनकम 100 है, ठीक है सर। मेरी अगर सेविंग की बात करें तो 20% है, 20% है, और एक्सपेंडिचर कितना है सर? 80 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 80 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए, आप बताओ अगर आय में 25% वृद्धि हो जाए तो क्या बच्चा 125 नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। अब कह रहा है वृद्धि हुई लेकिन वह पहले की तरह ही उतनी राशि बचा सकता है। राशि 20 बचा रहा है। आप बताओ मैं 125 रुपए कमाऊं, 20 रुपए में बचाऊं, तो मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूं, कितना रुपया खर्च कर रहा हूं? तो 105, 105 रुपए खर्च कर रहा हूं। कितने पर? 80 पर। सर 80 से 105 कितना? सर 25। 25 रुपए अब मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं पहले की तुलना में, जबकि कितने पर? 80 पर, और मल्टीप्लाई 100। आप क्या कहेंगे? सर 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 125 बटे 4, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 31.25%। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? ये कह रहा है एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम तथा 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। दोनों के मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि उसे कुल मिलाकर 33 सही 1/3% का लाभ हो? बेटा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से एक बात बताइए मुझे। 15 रुपए प्रति किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 13 रुपए प्रति किलोग्राम से 3 किलोग्राम, 3 और 2 5, 15 दूनी 30, 13 3 39, 69/5। 69/5 हो गया। अगर 69/5 सीपी हो गया है सर, ये बन गया सीपी। अब वो कह रहा है कि 33 सही 3% का लाभ कमाए, तो 69/5। आप बच्चा जानते हैं कि 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3% मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/3 होता है। ये 33 सही 3 है, थोड़ा सा क्रॉस में लिखा हुआ है टाइपिंग में, ऐसे समझ लो कि ये 1/3, ऐसे समझ लो। ये अब दिख रहा है तुम्हें? अब परसेंट सा लग रहा है? लो ऐसे देख लो, ठीक है जी। लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा 33 सही 3% है। तो अब 3 पर 1 का लाभ हो गया, तो 4/3 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 चौका 92, 92 बट्टे कितना हो गया सर? 5। 5 से भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 18.4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी वस्तु को 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पुनः वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? सर 10% की कमी का मतलब जानते हैं आप? 1/10, यानी 10 से कितना हो गया मूल्य? बोलिए। 10 से हो गया 9। अब 9 से वापस 10 लाना, 1 की वृद्धि 9 पर मल्टीप्लाई 100, तो सर 100/9%। सर बोले तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 56 रुपए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं, ठीक है। और 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने हैं। 1 रुपए के सिक्के से कितने? 4 गुने 50 पैसे के, जबकि 25 पैसे से 50 पैसे के दुगने, तो यहां 2 रहा होगा तो ये 4 हो गया। सीधा सीधा कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपने 1 से 2 और 1 से 4 लिख दिया, तो जगह भर के इक्वल करके आप तब भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या थे?
सर ये थे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें सर, अब मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स से मैं प्राइस में चेंज करूं, तो अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितने बन गए 1 रुपए, 50 पैसे के 4 हैं तो 2 रुपए, 25 पैसे के 2 हैं तो 0.5, तो कुल मिला के 2 और 1 3, 3.5। 3.5 की वैल्यू कितनी है सर? 3.5 की वैल्यू 56 है। कितनी है? 56। 7 अट्ठे 56, तो कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। कितना गुना हो गया भाई? 7 अट्ठे 56। अब यहां पर 16 गुना हो गया है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको ये निकालने हैं। तो आप ये बताइए 4 का 16 गुना, 16 चौका 64, 64। बोले तो ऑप्शन 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/5 और 4/9, 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित कौन सी भिन्न है ये हमें बतानी है, इस तरीके से कुछ। ठीक है जी, इनके बीच में बताना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं मुझे ये बताओ। मैं लिख सकता हूं इसे 5 चौका 20, 0.4। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं? 9 चौका 36, 0.4। ये तो 4 0 है, ठीक है। ये 9 चौका 36, 4 और 9 चौका 36, इसके बीच में आ जाए कोई संख्या। अब क्या करोगे जी? 2/5, 3/7 है, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 20, 7 दूनी 14, यही आ गया ए। बाकी ना ये आएगा, 5 अट्ठे 40, 0.8 ये भी नहीं आएगा, 0.5 ये भी नहीं आएगा। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। 1,256, 256, 678, 678। इस प्रकार की बड़ी संख्या हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होती है? मैंने पढ़ाया आपको, ये प्रॉपर नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है कि 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होती है। अब यहां पर इसने केवल ओनली लिख दिया है, तो यह आंसर नहीं होगा। क्या होगा? 1001 होगा। समझ गए बात? आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, 3:4 है। मैंने क्या किया? मैंने मान लिया ये भी x और ये भी x है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x। 12x की वैल्यू कितनी? 240, 12 दूनी 24, x बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। x बराबर 20 हो गया। 12 दूनी 24, 20। तो उनमें छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या 20 तिया 60, 20 तिया 60 इस सवाल का राइट आंसर है। क्या बात समझ आई? आपको बात क्लियर है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कह रहा है 6 महिलाएं और 6 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 9 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो केवल 15 पुरुष कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकेंगे? देखिए, 6 महिलाएं, 6 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में, यदि केवल 9 महिलाएं उस कार्य को करती हैं 10 दिन में। ठीक है जी, उस कार्य को करती हैं 10 दिन में, तो आप बताइए केवल 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा 6 से गुणा करो, 6 छिक्के 36, ऐसे तो करते थे, और 6 छिक्के 36, 36 डब्लू 36 है बराबर 10 निम्मा 90 डब्लू। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ गए? हाँ। अब क्या करोगे? अब यहां पर 36 डब्लू इधर गया, तो कितना बचा? या 54 ही तो बचेगा। 50 और 30 80, सही है। ये 36 एम है। अब क्या करोगे जी? अब यहां 18 दूनी 36, 18 3 54, 2m, या मैं ये कह सकता हूं m बराबर हो गया 3/2w। लेकिन मुझे चाहिए किसके बराबर? मुझे तो w बराबर रखना है ना, क्योंकि 15 पुरुष का दे रखा है डेटा। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। मैंने कहा w बराबर क्या है? w बराबर 2/3m। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, 9 गुणा w की वैल्यू कितनी है? 2/3m। ठीक है जी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6w। ठीक है, कितने दिन में? 10 दिन में। अब अगर 6w
किसी काम को करते हैं 10 दिन में, तो बताइए आपको 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अब देखो डब्ल्यू से, लेकिन 15 पुरुष हैं, ये 6, 1 मिनट देखो डब्ल्यू लिख दिया है, ये 6 एम बन गया ना, ये 6 एम बन गए, 3 3 9 3 दूनी 6 एम, 6 एम अगर करते हैं 10 दिन में, तो बताइए 15 एम कितने दिन में। एम से एम कट गया, कभी कभी पुरुष से पुरुष कट जाता है, ठीक है, कट गया आज कितना, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 2 बार और 2 दूनी 4, कितने दिन हो गए, 4 डेज। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोले तो ऑप्शन सी। क्या बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई से एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 2.4 घंटे और 4.05 घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर पर आवर है तो ए की चाल बताइए। ए की चाल मान लो ए है, बी की चाल 8.4 है, बराबर क्या कर सकते हैं सर, यहां पर दूसरा टाइम है 4.5, पहला है 2.45, ये 4.05, बहुत सुंदर, स्क्वायर रूट में है ये। भाई यही तो होता है फॉर्मूला, नहीं पता आपको? अरे फॉर्मूला ये होता था S1 अपॉन में S2 बराबर T2 अपॉन में T1, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, जब एक दूसरे के रिवर्स पहुंच के लौट कर आए, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स लौट मिलने के बाद एक दूसरे के घर पहुंचने का है, ना कि वापस अपने घर आने का। तो अब मुझे बताइए, पॉइंट से कटा सर, पॉइंट कट गया सर, और किससे कटेगा, 5 5 5 5 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 5 से काट दें, 5 चौका 20, 5 ने 45, तो ए बटे में 8.4 बराबर 81 बटे 49 रूट में। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 9, ये कितना हो गया, ये हो गया 7। तो मतलब इसे में 9, इसे में 7 लिख सकता हूं। इसे काट देता हूं, 12 7 84 और 12 नंबर 108, तो फाइनली ए बराबर कितना हो गया, 108, यानी 10.8 हो गया। बोले तो ऑप्शन सी, 12 नंबर 108, 10 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? आप ये बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यह दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है, तो दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बताओ, ए और बी ने, भाई दोनों की पूंजी का अनुपात, ए ने ए पूंजी लगाई, बी ने बी पूंजी लगाई, 9 महीने बाद बी द्वारा छोड़ देता है, तो ए द्वारा कितना हो गया, ए गुणा 10 हो गया। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि 1 महीने ज्यादा लिया ना ये ने। अब उनका लाभ कितना हो गया, 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ए अपॉन में बी बराबर 3 बट्टे में 4, 3:4। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 352 है और देखो ये है एमआरपी 352, एसपी 326, 352 से 326, 26 52, 26 दूनी 52। वस्तु पर दी गई छूट की दर बताइए, कितने पर बताएं, 352 पर, मल्टीप्लाई 100। सर काटो इसे काटो, जितना काट सकते हो इतना काटो। 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 4 से 25, 2 से 44 बार, 2 से 13 बार। अगर मैं से कहूं 25 थी 75 का 5 बचा 7, 25 सेकंड 25, 7 32 बट्टे में 44। अब देखो 44 का टेबल नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, मैं रास्ता ये अपना सकता हूं, 4 अट्ठे 32, ठीक है सर, 4 अट्ठे 32, ठीक है सर, और क्या कर दिया, और यहां पर 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा कितना, 1 बचा सर, 1 बचा, कितना बचा सर, 1। कुछ गड़बड़ हो गई है, देखो मैंने कहा 4 से कितनी बार, 2 से 13 बार, 2 से कितने, 4 से कितने बार कटाई है, 4 अट्ठे 32, 32 3 35 और 4 अट्ठे 32, ठीक है सर। अब यहां पर
यहां पर ये कितना बना 325, भाई 25 का गुणा करेंगे तेरे में, 25 75 5 बचा कितना, ओ सही है, 25 75 5 बचा कितना 7, 25 25 7 32, 325, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4 बचा कितना 1, 4 एकन 4 फिर बचा कितना 1, 4 एकन 4 ऐसे चलेगा, लेकिन ये घटेगा 11 बार, इसलिए मुझे गड़बड़ सा लग रहा था। ये 44 4 से 11 बार घट जाएगा। अब 11 से करेंगे तो 11 7 77, 11 7 77 काट दो इसे ऐसे करके, 11 7 77 काट दो, कितने बार काटोगे 11 7 77, 77 के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना बचा था सर 4 बचा था, 41 हो गया, तो 11 तिया 33, 7.3 कुछ आएगा, तो लगभग 7.4 बार हम इसे बोल देंगे फाइनली। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कट रहा तो पॉइंट में काट दो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आई? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि साधारण ब्याज, किसी धनराशि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो ये तो है एसआई और ये है सर देखो ये तो है प्रिंसिपल और ये है एसआई। अब बताइए 9 प्रिंसिपल हो गया तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर के आर बराबर टी बराबर आर टी अपॉन में 100 बराबर कितना है, एक ब्याज हो गया सर। अब क्या करेंगे सर, अब उसने आर बराबर टी बोला है हमसे, तो मैं ये कह सकता हूं आर स्क्वायर बराबर 100/9 हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100/9, इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया 10/3 हो गया, 10/3 हो गया, 10 अच्छा उसमें अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिख देते हैं लोग, 10/3 हो गया, इसे लिखेंगे 3 सही 1/3%। बोले तो भाई ऑप्शन सी आंसर हो गया, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है, तो आपको धनराशि बतानी है। मेरे भाई देखो एक बात बहुत सिंपल समझ लो, आपको दरअसल इस सवाल में करना क्या है, मैंने कहा 8% का मतलब बताओ मेरे को, आप कहेंगे सर 4 से 2 बार, 4 से कितने बार 25 बार। अब प्रिंसिपल का जब 25 पर 2 ब्याज आया 27/25, 27/25 ये काम कर दिया जाए तो बनेगा 5832। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ या ना भाई, हाँ या ना। अब क्या होगा, अब इसे काटो, 27 से काट दो, 27 से काटोगे 27 दूनी 54, 27 से 27 और ये कट गया 216 बार, 27 से काटोगे 27 से कितना होता है सर, ये कितने बार कट जाएगा जल्दी बताइए। ये कट जाएगा सर आपका कितने बार, 8 बार, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 7 56 6 5 8 दूनी 16 5 21, बिल्कुल 8 बार कट गया। तो पी बराबर कितना हो गया 25 25 होता है जी, 625 गुणा 8, 8 पंजे 40, बचा कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 20, बचा कितना 2, 8 छिक्के 48 और 2 50। आंसर कितना आ गया 5000, ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर व्यास, ये हो गई त्रिज्या 3, 12 सेंटीमीटर इधर हो गया जी 12, इधर कितना हो गया, इधर हो गया सर 12। अगर इधर 12 है तो आप मेरे को इतना बताइएगा, कितना बताइएगा कि r बराबर 3 है। अच्छा शंकु में परिवर्तित किया गया, शंकु क्यों चाहिए बताओ। तो पहली बात तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई 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 आर स्क्वायर एच, और 12 सेंटीमीटर है शंकु की त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो त्रिज्या कितनी हो गई 6 हो गई, तो 6 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर 6, एक सेकेंड, 6 गुणा एच बराबर, अच्छा अब है आपके सर्कल का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना उससे। अगर आपको शंकु बनाया जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता कभी भी, वॉल्यूम यानी जो मटेरियल है वो सेम रहेगा। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या करोगे सर, अब यहां पर पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, बहुत बढ़िया सर। और क्या करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो h बराबर कितना आ गया 3 आ गया, h बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन में 68। अब क्या लिखोगे सर, देखो अगर आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 67/68 प्लस
बट्टे में 68। तो यहां से क्या, इसे क्या लिखोगे, 68 माइनस एक बचा रिमाइंडर यहां से, और यहां नहीं समझे, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, बाकी तो ये सवाल हो गया। इसे लिख सकते हो 68 माइनस 1 की पावर 67 अपॉन में 68 प्लस 68 से भाग करोगे 67 में तो रिमाइंडर 67 है ही। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा फाइनली, -1 पावर ऑड है प्लस 67 इज इक्वल टू 66। बोले तो ऑप्शन बी 20 साल का राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 16 4 चौका 16, 4 चौका 16 बट्टे 4, आंसर कितना आया 4। बहुत आसान सवाल था। आ जाते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन के आसान सवाल भी, लेकिन आपको कम टाइम में करना, ऐसे उड़ाना जैसे उड़ा दिया मैंने। अब मान लो तुम आराम से कुछ कर दो, अच्छा 4 से 16 4 बार, 4 चौका 16, ऐसे बात नहीं बननी, ऐसे कुछ नहीं होना है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या बताओ बेटा। 5 की पावर 1/4 आ गया, 2 की पावर 1/2 आ गया, 3 की पावर 1/3 आ गया, 2 की पावर 1/3 आ गया। अब एक बात बताओ सर, 4 2 3 3, सॉरी बच्चों भाई क्या हुआ, 4 2 3 3, एलसीएम लो, 4 3 2 का एलसीएम आएगा सर 12। अब जो इनका एलसीएम आया है ना, बस एलसीएम का गुणा कर दो इनमें पावर में, 12 12 12 12, 4 तिया 12, 2 छिक्के 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12। सर ये क्या हुआ, ई का हुआ, ई का हुआ, ये हुआ 5 की पावर 3, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब क्या हुआ सर, ये हुआ 125, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप ये समझो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये 125, 5 यानी ये 4√5। क्या क्लियर है, ये सबसे बड़ी है। ये मेथड है इसे सॉल्व करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे बोला, क्या बोला, किसी परिवार में पिता तथा माता की आयु का औसत आयु, परिवार में पिता है माता है, औसत आयु 35, 35 दूनी 70, पिता माता पुत्र की औसत आयु 27 तिया 81। बहुत बढ़िया, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है सर। अब पुत्र की आयु बतानी है, ए प्लस एम रखा 70 प्लस एस, एस बराबर 11 आ गया, 11 आया भाई 11, ऑप्शन बी। क्या क्लियर है, ये एवरेज एज पर आधारित था। कह रहे 14 विद्यार्थियों के औसत 71 थे, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी अंक गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, गलती से 42 लिख दिया। दूसरे विद्यार्थी ने 32 के स्थान पर गलती से 74 लिख दिया, भाई 32 के स्थान पर क्या लिख दिया 74, 74। अच्छा सही में कितना है भाई, सही में कितना है 56, और भाई 56 है, और ये कितना है 42। एक विद्यार्थियों के अंक गलती से 56, सही में 56 होना था, यहां 32 होना था, यहां पर 42 हो गया गलत, यहां पर 74 हो गया। अब 4 और 2 6 और 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 5 और 3 8। अब ये बताओ यहां कितना कम हुआ, कितना कम हुआ सर, 8 और 8 16, और 8 और 2 10 28, 28 कितने पर कम हुआ 14 पर, 14 दूनी 28, कितना 2। बेटा क्या हो रहा है माइनस, क्या हो रहा है सर माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है माइनस, -2 होगा, कितना औसत है 71, 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 69, 69। अच्छा पता है यहां पर एक ऑप्शन 73 नहीं है, अगर 73 होता तो में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते। क्या समझ पाए बात, समझ आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यह सवाल आपको दिख रहा है, दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए, ठीक है, द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या बताओ। सर जोड़ करना है, एवरेज निकालना है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, 0 0 0 0 0, लो सर 0, 3 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 8 20 और 0, बचा कितना 2, 6 और 2 8 और 6 14 और 6 20 और 5 25 4 29 और 5 29 और 5 3400।
अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30, बचा कितना 4 40, 6 छिक्के 36, बचा कितना 4 40, 6 छिक्के 36, बचा कितना 4, 5.66। अब 5.66 को लगभग में उसने 7 बोल दिया है, हम बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 566.7 हो गया भाई। 6 को लगभग में 70 या 7 बोल दिया जाता है पॉइंट के बाद में, इतना चल जाएगा। तो 566.7 आ गया सर एवरेज। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है डीआई का, कह रहे यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात वस्तुएं, असल में क्या है, आयत और निर्यात का अनुपात दिया है। इसका मतलब है यहां दिया है आयत बट्टे में निर्यात, ये दिया है। अच्छा, बात हुई है Y3 की। Y3 ये रहा 1.10। अच्छा, 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, पॉइंट काट के 0, यानी 11 बट्टे में 10। अच्छा, उसने मुझे किसकी वैल्यू दी है, ये देखो, उसने बोला है Y3 के आयात करोड़ में क्या है, आयात बट्टे में निर्यात। आयात करोड़ में कितने हैं, आयात बट्टे में निर्यात। अब निर्यात दे रखा है 10 की वैल्यू 35,000, 0 से 0 कट गया, 3500 गुना 3500 गुना करोगे 2 0, 11 पंजे 55, बचा 5, 11 थे 33 और 5 38, 38,500। ऑप्शन ए 38,500 इस सवाल का राइट आंसर है, 38,500। चलें आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न ताल का 5 ABCD उनके क्रय मूल्य विवरण दिया गया, ताल का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। इस परिवार द्वारा चर्चा 2019 में 5 वस्तुओं का खर्च की गई कुल राशि बताइए। ओहो, उस परिवार द्वारा चर्चा 2019, ये 2019 की चर्चा है, ठीक है, ताल का एक तरीके से उसने चर्चा लिख दिया है। तो अब वो ये कह रहा है 2019 में, जो 2019 है ये है, ये 2016 की रेट है, 2019 की ये रेट है। ये आवश्यकता मात्रा प्रति माह है, मतलब ये किलोग्राम में। तो उसने कहा परिवार द्वारा 2019 से 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बताओ। 2019 में खर्च की गई राशि। अब राशि कैसे पता चलेगी सर, 80 के रेट से, अब देखो यहीं पर कर देते हैं सॉल्व, मैं तो यही कर दूंगा, तुम अपना देख लेना। 80 के रेट से 15, तो मैं आपसे कहूंगा 15 8 120, ध्यान सुनो, 15 8 120, बचा उतना 15 8 120 ही लिख दो, लो 1200 हो गया, सही है। अब इसने 20 किलोग्राम खरीदा, 20 6 दूनी 12, ये भी 1200 हो गया। सर ये 12 खरीदा, 12 किलोग्राम, 12 चौका 48, 480। फिर उसके बाद में सर ये 40 कितना 85, तो 0, और 4 पंजे 20, बचा कितना 2, और 4 अट्ठे 32 और 2 34। सर और कौन है, ये 72 के 8 से 8, 8 दूनी 16, 6 बचा 1, और 8 सत्ते 56 और 1 57। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है। 0, 8 और 7 15, बचा कितना 1, 5 और 4 9 और 1 10, और 4 14 और 2 16 और 2 18, बचा कितना 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, 68,500 आ रहा भाई। 68,500 कौन सा ऑप्शन है, 68, क्या गड़बड़ है भाई, 6850 नहीं, 50 नहीं आएगा, इकाई ईयर 6 है ना, 6856 आ रहा है बेटा। ये कितना आ रहा है, एक सेकंड, ये आ रहा है यहाँ 6856 आ रहा है, 006 बन गया ना, 6856 कहां है, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्या क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। सर कह रहा है एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक बात बताओ, एक वृत्त की परिधि 2πr बराबर एक वर्ग के परिमाप के 4a के। अब मुझे बताइए परिधि यानी 2r, 2 पाई का मान है 22/7, तो क्या हुआ सर, आप ये कहेंगे ये 4a है। सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे, हाँ कैसे करोगे, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, r बट्टे में a बराबर 7 बट्टे में 11, यानी रेडियस 7 है तो भुजा 11 है। अब उसने बोला निम्न कौन सा विकल्प सही है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो मैंने अगर एरिया बनाया, एरिया ऑफ मान लो सर्कल का एरिया, तो क्या होगा सर्कल का एरिया, सर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई का मान है 22/7,
आर कितना है 7, 7 22 7 154, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का कितना होगा सर एरिया, ये सर्कल का है या ये स्क्वायर का है, सर्कल का कितना होगा ए स्क्वायर क्या 11 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 121। मतलब ये है कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है, मतलब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी, देखो वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा कौन से में, ये ज्यादा और बराबर है, नहीं भाई ये क्या है लेस देन है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का, ये ग्रेटर देन कंडीशन, सी आंसर है, डी इक्वल तो है ही नहीं, आंसर हो गया सर सी। आगे बढ़ते हैं 24 पर, ए का 30% बराबर बी है, तो 50 का b%, बी, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है ए गुणा 30 बट्टे में 100 और क्या है b%, तो परसेंट तो लगा दो। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 0 से 0, 0 से 0, ए का 15%, आंसर हो गया सर ए का 15% कहां है ऑप्शन बी, ए के 15% बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा सर, 5 दिया 15। आगे बढ़ते बेटा, इस सवाल को करिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए था, उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 5000 रुपए था, बेचते समय विक्रेता ने 15 और 5% की 2 क्रमागत छूट दी, अंकित उस वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य कितना था, अंतिम विक्रय मूल्य कितना था। 15% डिस्काउंट मतलब होता है 85/100, 85% कीमत हो गई, और 5% का होता है 95/100। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर 2 0 से 2 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 0 खत्म, 5 से 2 बार। अब इसका गुणा करना है सर हमें, अब हमें इसका गुणा करना है, अब गुणा करना है और गुणा करके भाग करना है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको गुणा करें, अब कोई रास्ता है, हाँ रास्ता है, मैं 85 गुणा इसे लिख दूं 100 - 1, 100 - 5, तो तुम मुझे ये बता दो बस लगे हाथों, इसे गुणा ही कर रहा हूं पहले मैं, 85 तो यही हो गया, और -5 है, -5 तो 8 पंजे 40 और 55 25, 265। अरे यार बन नहीं रही, सीधा गुणा ही कर लें, छोड़ो यार ऐसे देरी लग रही है, मैंने कहा 85 गुणा 95 कर लो, 55 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 9 से कर लो, 9 पंजे 45, बचा कितना 4, और 9 8 72 और 4 76, अरे 9 पंजे 45, बचा कितना 4, 9 8 72 और 4 76, 5 7 10 80 175। अब मुझे 80 75 को मैंने गुणा तो कर लिया इधर, बस इधर सॉल्व कर लेता हूं, ये तो मैंने इधर गुणा किया है, बस ये क्या किया गुणा, तो मैंने 80 75 को भाग करना है 2 से, तो क्या आएगा आंसर भाई 2 से, 2 चौके 8 0, 2 तिया 6 1 बचा, 2 सत्ते 14 1 बचा, 2 पंजे 10, 40 37.5, 40 37.5, ऑप्शन ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी बच्चों, आपका जो मैथ्स है वो हो चुका है खत्म, और आज की बात हम करेंगे यहीं पर खत्म। ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोड एंड कोडिंग का बहुत शानदार सा, कर लेते हैं सॉल्व भाई से। सबसे पहला तो दिमाग में वही लॉजिक आता है, प्लस कर लेते हैं, 20 और 9 29, 29 और 12 41, 41 50, ये 64 हो गया 64। हो सकता है अपनी जेब से प्लस का 3 कर दिया हो। वैसे यहाँ 15 और 2 17, 17 में बेटा कितना 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 17 24 41, और 41 हम अपनी जेब से प्लस का 3 कर दिया है। इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, और ये बेटा 22 22 और ये 4 कितना हुआ भाई 26 26 2 28 28 और 15 43 1 44 44, और बेटा 18 कितना हुआ 62 और 4 66 66 66 हुआ ना। हाँ, प्लस का कितना 3 कर देंगे तो राइट आंसर कितना आएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका करेक्टली आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सेम है बेटा, एफ से क्या कर दिया ई माइनस का 1 है भाई, और आई से एच माइनस का 1 है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है भाई माइनस का 1 हो रहा है। तो आप वही लॉजिक लगाओ, जे से आई आएगा सर, आई 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 आएगा, आई 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 ये गलत, और जे से आई आता है तो हमारा के ये भी गलत, यू से टी आएगा ठीक है सर, और एन से एम आएगा सर ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर एन है ये हटा देंगे, राइट आंसर क्या आएगा ये। तो एक बार चेक कर लेंगे, सब में माइनस का 1 ही हो रहा है ना, तो -1 हो रहा है तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, माइनस का 1 करके।
यहाँ पर पूछा है इनसे अलग क्या है भाई, 12 इंटू 8 करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा, यहाँ इंटू 8 करेंगे ये नंबर आएगा, 16 गुणा 8 करेंगे नंबर कितना 144 होता है, 128, ठीक है। और यहाँ बेटा 9 का मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले की बात करते हैं, बाई से डब्ल्यू आया, माइनस का 2 है, यहाँ भी माइनस का 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, एल से जे -2 है, क्यू से ओ -2 है, एन से एम आया, ये -2 नहीं है, माइनस का 1 है तो ये राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, किंग और रानी और राजकुमार, प्रिंस, क्वीन और आपको किंग दे रखा है तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ये रॉयल हो जाएगा। ये कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता, रॉयल यानी कि इन सभी के अंदर आता है, रॉयल यानी कि शाही चीज होती है, तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा, तीनों में कनेक्शन हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या है कि इंसानों के एक तरीके से पद मान लो, रानी, ठीक है, राजकुमार, राजा, और ये शाही तो और ऑल ओवर सबके लिए आ जाता है, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई तुम्हारा, रूबल आप जानते हैं रूस की मुद्रा है, पैसो भी आपकी मैक्सिमो की है, और ये भी क्या है, साउथ अफ्रीका की। ये बेटा ये मुद्रा नहीं है, ये तुम्हारी करेंसी नहीं है, ये क्या है कि यमन की बेटा कैपिटल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, प्लस का 10 हो जाएगा भाई, यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, 30 हो गया, तो अब कितना आएगा, प्लस का 40 आएगा, और 40 यहाँ पर ऐड करेंगे 72 में 100, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा भाई, 40 ऐड करेंगे 112 हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 10, यहाँ 20 का, 30 का, यहाँ 40 का, 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं बेटा, 21 का, 22 का, ये 23 का, 24 का, तो अब आएगा 25 का स्क्वायर, कितना होता है भाई, 625, डी ऑप्शन। क्या होता है, 625। ये वाले क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे, घन का दे रखा है, और ये नोट बना करके लिख लेना, ये थोड़ा सा अलग केस है जहां पर कोई भी दो डायमेंशन छोटे वाले घन से मैच कर जाती हैं, तो इसके लिए क्या बनता है, ध्यान रखना बेटा, 5 सरफेस वाले 2 होते हैं जो अपने आप में फिक्स रहते हैं, और बाकी 4 सरफेस के होते हैं। सर बाकी कैसे निकालेंगे, टोटल निकालो ना पहले, टोटल कितने हैं, 3 से बेटा ये कटेगा तो एक बार, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 5 बार, 3 से तो 5 होगा टोटल, 2 अगर ये हैं तो बाकी ये 3 होंगे, सीधी सी बात है। टोटल का आंसर हमारा कितना होता है, यहाँ पर 5 है टोटल ये। तो यहाँ पूछा है कुल छोटे घन कितने हैं, भाई कुल घनों की संख्या, घन की कैसे निकालते हैं हम, n1 इंटू n2 इंटू n3। सर n1 क्या होता है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, n2 भी 1 आएगा, तो n3 आएगा तुम्हारा 5, तो ये 5 ही तो हुए, और 5 में 5 सरफेस वाले 2 होते हैं, बाकी सब 4 सरफेस वाले होते हैं 3, हो गया हमारा आंसर। तो 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं घनाभ टॉपिक से, लास्ट टाइम भी 24 वाले पेपर में बेटा कई क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना, करके जाना ऐसे। अब यहाँ 5 सरफेस वाले कितने होंगे सर, 2 होंगे, फिक्स है ये, और 4 सरफेस वाले बाकी जो बच गए वो 4 वाले होंगे, कितने सर, 3 होंगे। देखो भाई, टी से आर -1 -2 सॉरी -2 -2 -2 -2 और -2 करेंगे कितना आएगा भाई, जे आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, एक दिन में घंटे मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी, भाई 90 डिग्री बनाती है हर एक घंटे में 2 बार, लेकिन बेटा यहाँ पर 12 घंटे में कितनी बार बनता है, वो 22 बार बनता है, लेकिन 24 घंटे में कितनी बार बनता है, वो 44 बार बनता है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। सार्क, व्हेल, कछुआ, देखो भाई कछुआ सार्क आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हेल को बेटा मछली बोलते होंगे, लेकिन व्हेल मछली नहीं होती है, ये मछली नहीं होती है, मैमल्स के अंदर आती है, अपने बच्चे का जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें इंसानों जैसी सारी चीजें होती हैं, तो यानी ये मछली नहीं है, सार्क मछली का ही पार्ट है, तो ये तीनों अपने आप में अलग अलग हो जाएंगी, इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सार्क क्या है, मछली है, उसका ही पार्ट है, उसी का एक नाम है, लेकिन व्हेल मछली नहीं है, ये क्या है, मैमल्स है, अपने बच्चे को जन्म देती है, जैसे नॉर्मल प्राणी देते हैं उस तरीके से बच्चों को दूध भी पिलाती है, तो ये आपका तीनों डिफरेंट होंगे। गाजर, भोजन, सब्जी सभी जानते हैं, तीनों में ऑल का कनेक्शन बनेगा, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां दे रखे हैं फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के बैठे हैं एक बेंच पर, सचिन राम के बाएं ओर है, जो सचिन है वो राम के बेटा बाएं तरफ है, तो सचिन मान लेते हैं यहाँ पर है सचिन, और राम के बाएं है तो राम को मान लेते हैं यहाँ पर, सचिन राम के बाएं ओर है, और बिंदु के दाहिने हैं सचिन, तो बिंदु दाहिने है, बिंदु के दाहिने बिंदु लिख दिया मैंने। मोंटी राम के दाहिने तरफ है, राम के दाहिने कौन है, मोंटी, तो एम को मैंने यहां बना दिया। रोनी राम और मोंटी के बीच में, राम और मोंटी के बीच में रोनी है, क्या भाई, रोनी राम और मोंटी, बेटा रोमी राम और मोंटी, तो रोनी क्या नाम है भाई, तो नाम रोनी है, तो मैंने RONI कर दिया, बीच में बेटा ये राम और मोंटी के बीच में। 5 आ गए ना, आ गए सर,
5 लड़कों में बैठने का क्रम ठीक है। फोटो के दाहिने से दूसरा कौन सा है? दूसरा भाई रोनी है, रोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले की बात करते हैं। बेटा ये 8:40 होता है, इसका अर्थ 8:40। तो इसके लिए ट्रिक आपको बता रखी है, जब बेटा 1 और 5 का रेशियो होता है तो मिनट का आधा कर देते हैं, यानी 20 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा सर? 20 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 360 में से माइनस का 20 कर दो, 340 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 340, क्योंकि 2 एंगल बनते हैं, टाइम चाहे कोई भी हो, हमेशा 2 एंगल बनते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ विपरीत दिशा में फेस करके बैठे हैं। चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में कितने? 6, 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6 बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। डेविड और मोंटो क्रमशः बहानू के ठीक बाएं बैठे हैं। डेविड मोंटो क्रमशः बहानू के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। तो बहानू को आप लें यहां पर, मान लो। ठीक है, तो एक तो बैठा हुआ है दाएं, एक बैठा हुआ है बाएं। डेविड पहले है तो ये बैठेगा बाएं, तो इसका बाएं यहां, तो ये आगे डेविड बैठेगा यहां पर। डेविड अगर यहां है तो मोंटो नाम है, क्या नाम है दूसरे का? तो मिंटो आ जाएगा भाई यहां पर, मिंटो आ गया यहां पर। क्वेश्चन ये है डेविड और मिंटो बहानू के क्रमशः एक बाएं बैठा है, एक दाएं बैठा है। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं है, जॉन डेविड के बाएं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जॉन तो फिर यहां आ सकता है और जॉन यहां भी आ सकता है। डेविड के बाएं नहीं है। निशान बहानू के दाएं तीसरा है, बहानू ऊपर देखेगा, दायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां बेटा निशान आएगा। और अगर यहां पर निशान आता है तो फिर जॉन को बेटा यहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो बैठ नहीं सकता ना। ठीक है, जॉन को फिर यहीं बैठना पड़ेगा, दूसरा है नहीं इसके पास कोई तीसरा। बहानू के बाएं से दूसरे स्थान पर जॉन डेविड के बाएं नहीं बैठा, निशान बहानू के दाएं तीसरे पर है, निशान बहानू के दाएं तीसरे पर है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बहानू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? बहानू के बाएं से दूसरे पर यहाँ कौन है? तो जो नाम रह गया उसी का है क्रीटा, यही रह गया ना क्रीटा, तो यही क्रीटा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई। अगला दे रखा है 6 मार्च 1949, 6 मार्च 1949 दिन दे रखा है भाई, यहां पर क्या है बेटा? बुधवार। आगे है 7 मार्च 1952। अब देखो भाई, पहले 6 से 6 7 पर जाने के लिए +1 कर लेना, इसके लिए 1 प्लस हो गया। तो यहां साल में कितने का अंतर है सर? 3 का। अब लीप वर्ष है कोई, हाँ सर 52 लीप है, तो एक इसका, एक इसके लिए ऐड करना पड़ेगा, नहीं हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। बुधवार में 5 ऐड करने का मीन से 2 दिन घटा ही दो, और 2 दिन कम करेंगे तो क्या आएगा भाई? सोमवार आ जाएगा इसका राइट आंसर। 7 दिन जोड़ने पर सेम आता है, 5 दिन जोड़ने पर 2 कम आएंगे। 5 छड़े हैं PQRST और S T से लंबा है, तो S आ गया भाई T से लंबा। R P से छोटा है तो R आ गया भाई P से छोटा। Q S से लंबा है, Q जो है वो S से लंबा है, Q आ गया S से लंबा। P केवल एक क्षण से लंबा है, P केवल एक से ही लंबा है, तो P और R को यहां लेना पड़ेगा। 5 छड़ आ गई हैं। सभी छड़ में कौन सी छड़ दूसरी सबसे लंबी है? दूसरी सबसे लंबी कौन है भाई? S, इसका राइट आंसर हो जाता है S। अगला है सुभाष पूरब में जाता है 15, ठीक है, फिर उत्तर में जाता है 15, पश्चिम में मुड़ता है 15। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सर 15 की ही दूरी पर है। आरंभिक से कितना दूर है भाई? वो 15 पर। सुभाष पूरब में 15 जाता है, उत्तर में 15 जाता है, पश्चिम में 15 जाता है। ठीक है भाई, इंग्लिश में सेम लिखा है, टुवर्ड्स द ईस्ट देन टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रेवल 15। आगे दे रखा है टुवर्ड्स द वेस्ट एंड कवरिंग डिस्टेंस 15। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग? करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई यहाँ पर, एक व्यक्ति की ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ए पर पहुंचने के लिए 20 जाता है पूरब में। ये ओ है, यहां से 20 जाता है पूरब में, और क्या बिंदु है भाई? ए पर। कितनी डिस्टेंस है? ये 20 कवर करता है। दाएं मुड़ता है, बी पर पहुंचने के लिए 10 जाता है, दाएं मुड़ा और 10 पहुंचा है यहां बी पर। इसके बाद क्या करता है भाई? इसके बाद जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, सी पर पहुंचने 9, दाएं मुड़ के बेटा 9 जाता है, सी पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करता है? डी पर पहुंचने के दाएं मुड़ता है 5, इधर जाएगा, दाएं मुड़ के बेटा 5 इधर, क्योंकि ये 10 है तो 5 यानी यहां मान लो इधर, और यहां पहुंच जाता है अब डी पर। ठीक है, फिर वाएं मुड़ता है, ई पर पहुंचने 12 बेटा, ये 9 है, 12 और 9 21 यानी इसे क्रॉस कर जाएगा। अब ये 9 सॉरी ये यहां 12 चला है अब, और पहुंच किस पर गया है? ई पर पहुंच जाता है। यहां किस पर पहुंचा है बेटा? ई पर। 9 ये है, टोटल ये 20 है, तो 11 बचेगा, लेकिन 12 चला है तो और थोड़ा इससे एक्स्ट्रा निकल जाएगा आगे। ठीक है, 12 चल जाता है। ठीक है जी, 12 पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, एफ पर पहुंचने 6 बेटा, ये कितना है? 10, 5 वापस हो गया, 5 और रह गया होगा, लेकिन ये 6 चला है ऊपर दाएं मुड़ के, इधर जा रहा दाएं, 6 चला है तो 1 सेंटीमीटर और आगे निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा गया ना, ए और डी के बीच की बात की गई है, ए और डी के बीच में तो इतना कुछ करना ही नहीं है, तो डी तो यहाँ है,
ए यहाँ पर है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे बना दो पहले बेटा 9 ये है तो 9 ये होगा, और ये यहां से यहाँ 10 है लेकिन ये 5 है तो ये भी 5 यानी ये 5, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 25, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 6, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 यानी 106। रूट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी 106। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कम से कम डिस्टेंस बतानी है तो ये हमारा हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं भाई, सब जानते हैं, इसको आंख बंद करके लगा देंगे, प्रेसिडेंट होते हैं भाई साहब। क्लियर है। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा उसकी जो माता है, औरत कहती है उसकी जो माता है मेरी, उसकी माता मेरी मेरी सास की इकलौती पतोई है, यानी ये है कोई औरत, ये कहती है उसकी माता, कोई यहां पर किसकी तरफ इशारा, पुरुष है, पुरुष की जो माता है ये माता हो गई, मेरी सास, इसका कोई हस्बैंड होगा और ये हो गया हस्बैंड, हस्बैंड यानी इसकी माता यानी सास की इकलौती पतोई ही है, तो इसका अर्थ है इसके पुत्र की इकलौती पतोई का मीन्स क्या होता है, मदर इन लॉ, हाँ डॉटर इन लॉ। इसके पुत्र की कौन है बेटा, ये वह पुरुष उस औरत से, तो यहां पर तुम्हें दे रखा है हिज मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ, तो पतोई का मीन्स इसी की सास की इकलौती, नहीं खुद ही तो हो गई फिर, और ये कौन है उसकी माता है, ये कौन है भाई उसकी माता। दोबारा समझने का प्रयास करना। एक पुरुष, ये बेटा कौन हो गया पुरुष, ये हो गया भाई पुरुष। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा ये है कोई औरत, औरत कहती है, क्या कहती है कि उसकी जो माता है यानी इसकी जो माता है, ये माता, उसकी जो माता है मेरी सास, मान लो ये दोनों अगर हस्बैंड होते, मान लो मेरी सास यानी ये मेरी सास की इकलौती पतोई ही है, उसकी जो माता है मेरी सास की, अच्छा तो ये औरत यहां पर आएगी, ये कहती है औरत यहां से, तो औरत का कोई बेटा हस्बैंड होगा और उसकी ये यानी सास हो जाएंगी इसकी ये इकलौती पतोई यानी ये उसकी जो माता है, तो ये माता ही बन जाएगी उस पुरुष की। ठीक है, तो बताएं वह पुरुष उस औरत के कैसे संबंधित है, वो पुरुष क्या बोलेगा औरत से, तो क्या बोल देगा भाई इसका पति का, भाई बताएं वह पुरुष उस औरत से, औरत क्या बोलेगी पुरुष को, तो पुत्र बोल देगी उस औरत को। तो ठीक है भाई, तो देखो दोबारा से समझने का प्रयास करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने लायक है। एक पुरुष ये रहा की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, महिला कि उसकी जो माता है ये माता, ठीक है उसकी माता मेरी सास, ये औरत, इसका कोई यहां पर हस्बैंड होगा, औरत हो गई, इसकी सास हो गई, ये इस हस्बैंड की माता है लेकिन इसकी ये सास हो गई, उसकी जो सास है उसकी जो माता है मेरी इकलौती, हाँ सास की इकलौती पतोह हुई है, तो इसका अर्थ ये दोनों एक ही हैं, इकलौती पतोह यानी पुत्र की पत्नी है, तो इसका ये पुत्र है उसकी ये पत्नी, तो ये भी तो पत्नी हुई, तो ये जो पुरुष है इसका क्या हुआ भाई, ये पुत्र हुआ। बताएं वह पुरुष उस औरत के, वो औरत इसे क्या बोलेगी, तो औरत इसे क्या बोलेगी, पुत्र बोलेगी भाई, इसे क्या बोलेगी, इसे बेटा इसको बोलेगी पुत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार बताओ भाई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ भाई। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बी डी की माता है तो बेटा बी हो जाती है डी की माता, डी की माता हो जाती है। सी डी का भाई है, जो सी है वो डी का बेटा भाई है, सी हो जाता है डी का भाई। एच ई की पुत्री है, एच और ई है नहीं है। डी ई की पत्नी है, जो डी है ना वो ई की पत्नी कौन है भाई, डी को बनाओ इसकी ई को पत्नी। ठीक है, एच ई की पुत्री है, ई की पुत्री है एच, तो यहां लेके आओ एच को। ई का सी से, ई का सी से, ये दोनों भाई बहन है। अब सी से बोला गया है ब्रदर इन लॉ, राइट आंसर आ जाएगा, सीधी बात है। और एक बार चेक करना चाहें कर सकते हैं हम। बी डी की माता है, बी हो गई डी की माता, सी डी का भाई है, सी हो जाएगा डी का भाई। एच ई की पुत्री है तो एच हो जाएगी ई की पुत्री। डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, दोनों में ब्रदर इन लॉ का ऑप्शन बनेगा। इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू नोटिस का अर्थ क्या होता है, ब्लू नोटिस का मीन्स collective the additional information about the identity, locations or activity of any person in connection with an offense। किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी। लापता व्यक्तियों का पता लगाने, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। अज्ञात शवों की जानकारी, अपराधी द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली पर जानकारी लेना, नहीं। राइट आंसर ये वाला है कि उनके किसी अपराधी के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी।
एकत्रित करना, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स ने इतिहास भाषा विज्ञान में औसत कितना लिया भाई, औसत 50 अंक हैं, तो टोटल 150 हो जाएंगे। तो विज्ञान में उसे कितने अंक मिले, तो डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक है, ये टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां आपसे पूछा गया है कि विज्ञान में कितने लिए, विज्ञान में। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट पहला क्या कहता है, उसका इतिहास और भाषा में 25 हैं। भाई इतिहास में और भाषा मान लो 25 हैं, तो विज्ञान में पता नहीं कर सकते भाई, टोटल 150 हैं, 25 यहां आ गए तो यहां 100 आ गए ना, तो यानी पहले वाले से आंसर इसका आ जाएगा। दूसरा वाला, उसे भाषा में 30 मिले, भाई भाषा में अगर 30 मिलते हैं तो हमें क्या पता विज्ञान में इतिहास में कितने मिलेंगे उसे, तो एक से तो क्लियर नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि ओनली फर्स्ट वाले से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही पूछता है कि इसका आंसर देने के लिए किन किन की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो यहां जरूरत पड़ेगी ओनली फर्स्ट की। कथन फर्स्ट सेकंड दोनों ही, ये वाला गलत है। यहां दे रखा है कथन सेकंड अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, नाजीना, ये भी गलत है। कथन फर्स्ट अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन टू अकेला ऊपर के प्रश्न देने में सक्षम नहीं है। तो राइट आंसर लगेगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बेटा। अगला तो मैं दे रखा है, ये भी उसी का भाई डेटा सफिशिएंसी का है। ये बताया है कि हैबिट्स का कोड क्या होगा, ये तो मैं जानकारी दे रखी है, ये स्टेटमेंट है, इसके द्वारा बताओ भाई हैबिट का कोड। तो लाइक गुड हैबिट का अर्थ ये है 1 to 6। अब यहां लव पिक्चर्स, अब न तो लव है ना पिक्चर है, तो इससे तो आंसर आने से रहा। अब यहां है थॉट बिकम्स हैबिट, भाई हैबिट यहां भी है और हैबिट यहां भी है। 1 to 6 यहां है, 8 5 6 यहां है, दोनों में क्या है 6 कॉमन। तो इसका आंसर देने के लिए ओनली सेकंड वाले की आवश्यकता पड़ेगी, ओनली सेकंड वाले की। तो स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज द सफिशिएंट टू द आंसर द गिवन क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज अलोन नॉट सफिशिएंट। राइट आंसर इसका क्या लगेगा भाई, बी ऑप्शन, सेकंड इसका आंसर देगा, फर्स्ट वाला नहीं दे पाएगा। ये है बेटा मिरर इमेज, पहले डार्क आएगा सर, सब में दे रखा है डार्क, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर एक पार्ट डार्क है सर, एक पार्ट तो यहां देखता हूं मैं, यहां पर 2 डार्क हैं, इसे हटा दो पहले तो आप। इसमें थोड़ा गैप चाहिए हमें, गैप अगर चाहिए तो भाई ए ऑप्शन हटा दो आप, क्योंकि इसमें गैप ही नहीं है। अब रह गए मेरे पास ये 2 ऑप्शन, इन दोनों में देखते हैं ऊपर कितनी लाइनें, 1 2 3, यहां 3 लाइनें हैं लेकिन यहां तो 2 लाइनें हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये बताना है इसको पूरा करने के लिए भाई सर्किल चाहिए, गलत है सर, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये डिजाइन नहीं बन सकती है, यहां पर एक है, गलत है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। अगले की बात कर लेते हैं भाई। अगले की अगर हम बात करते हैं तो पहले बेटा ये जो डार्क है ना, ये गलत साइड पर दे रखा है, ये बाहर की तरफ है, ये भी गलत है, डाउन होना चाहिए, और ये अंदर की तरफ है, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, डी ऑप्शन, क्योंकि ये बाहर है ऊपर है ये, तो यहां इस जगह पर आना चाहिए, और वो कहां दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, सब जानते हैं भाई, डीजी होता है, डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। क्लियर है। अगले की बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये ट्रायंगल सा ही दिखना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि यहां भी दिख रहा है ये ऐसे। तो राइट आंसर इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाता है। 70 100 20 40 किलोग्राम के हैं, निम्न बक्सों में से किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता। 230 अगर मुझे करना है तो 100 ये, 70 170, और बेटा 20 190, 190 और 40 230 तो हो जाएगा सर। 190 करना है तो 100 और 70 और 20 ये भी हो जाएगा सर। 160 करना है, 100 ये और 20 और ये 40 ये भी हो जाएगा। 200 नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है नहीं कि आप 2 बार इसी को ऐड कर लें। 200 आप जोड़ के देखेंगे, 200 संख्या बन ही नहीं पाएगी। तो राइट आंसर इसका बेटा कितना आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। 200 वैल्यू कभी नहीं बन पाएगी। 3 मार्च 2012 को कौन सा दिन है भाई, 3 लिखो, मार्च का कोड लगाओ, कितना होता है 4, लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग लगाओ, 3 बार 20 के लिए कोड 6 आता है, डिवाइड बाई 7 कर देंगे। 7 से 1 कैंसिल, 15 है, 1 बचेगा और ये भी कैंसिल हुआ, क्या बचा 0, और 0 पर क्या आता है सर, ध्यान रखना है 0 पर क्या आता है, शनिवार आता है। तो यहां पर दिन क्या रहेगा भाई, संडे रहेगा, शनिवार रहेगा सॉरी। ये वाला बेटा 3 से यहां 9 बनाओ, स्क्वायर करके 25 बनाओ, ये 16 बनाओ और ये 4 बनाओ, 20 ये 25 45 9 54, 54 का बेटा ये आधा है, जोड़ के आधा कर दिया है। ये तुम्हारा 36 बनेगा और ये 4 बनेगा और ये 9 बनेगा, ये 25 बनेगा। 36 4 40 और 25 65 और 9 बेटा 74,
74 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 37 आ जाएगा। ऐसे ये करेंगे बेटा कितना आएगा 4 और ये 4 और 9 से 81 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ भाई 8 यानी 89 और 89 में 25 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 114 हो जाएगा। 114 का आधा कर दो 57 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी का स्क्वायर करके सम करना है उसका आधा कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 91 आया माइनस का 7 कर देंगे 84 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 76 आएगा माइनस का 4 कर देंगे कितना आएगा 72। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 112 आएगा। 112 में से माइनस का 8 कर देंगे 104 आ जाएगा करेक्ट आंसर। कितना आएगा भाई 104 करेक्ट कर रहा है ना, देख लेना बेटा स्पीड थोड़ी ज्यादा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है तो सभी जानते हैं हैदराबाद में, काफी पुरानी एकेडमी है। तो कहां पर है बेटा ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन भाई दो दो सर्किल हर तरफ आएंगे चारों साइड आएंगे सर, ये वाला गलत है, ये सही हो सकता है लेकिन 4 प्लस भी आएंगे ये भी गलत है। ये वाले 2 सब प्लस हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं दोस्तों तो 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6, एक 7 8 9 कितने हुए भाई 9 इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार चेक कर लूं कहीं गलत तो नहीं है। तो पहले तो आप इसके अंदर काउंट करो 1 2 3 4 और इसको पूरे को मिला करके बेटा 5 6 7 8 और एक 9 तो राइट आंसर कितना आएगा भाई इसका राइट आंसर 9 आएगा। अगले की बात कर लेते हैं। कुछ रैकून तोते हैं, अब रैकून यहां पर तोते यहां पर कई रंग से कई रंग लेकिन वैल्यू 100 नहीं है तो मर्ज नहीं होगा। सभी तोते ये भी गलत है सर, दोनों के दोनों ही गलत हैं। अब जब दोनों ही गलत हैं तो राइट आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आप। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वही नहीं बनेगा जो सबसे डिफरेंट होगा। जैसे इसमें कहीं भी ई नहीं आया चेक कर लो तो ये वाला नहीं बनेगा। इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन तो मैं दे रखा है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से है। कथन है क्या इस तरह के शब्दों की धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पैकेटों पर अवश्य लिखे जाने चाहिए। अब तर्क लगाना है, हाँ यह नशा करने वाले व्यक्तियों को यह महसूस कराने के लिए आवश्यक है कि वह जहरीली वस्तुओं का सेवन न करें। यह बात सही है, ये है कि आप पढ़ेंगे थोड़ा सा अंदर विचार तो आएगा ही। नहीं यह नशा करने वाले व्यक्तियों के आनंद में बाधा उत्पन्न करेगा तो ये कोई लॉजिकली नहीं है, ये समाज को देख करके सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा ओनली फर्स्ट बनेगा। ओनली फर्स्ट का मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बस यात्रा कंपनी का नाम है, बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब ये अनुमान है, अभी जो पढ़ रहे थे वो तर्क वाला था, ये अनुमान है। तो अनुमान तो लगभग चीजें सही हो जाती हैं, ध्यान रखना। यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, ये बात सही है, चुन सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना जब आप किराया बढ़ाएंगे तो हो सकता है दूसरा विकल्प लें, चुन सकते हैं कैन लगा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। किराए वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या में पहले जैसी बनी रह सकती है, यही बात सही है। ये भी क्या है कैन का ही तो रोल है बेटा, क्या हो रहा है कैन का ही है, तो यानी कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मे भी यहां पर लगा हुआ है तो ये भी क्या है एक ऐसा हो सकता है। अगले की बात कर लेते हैं तो दोनों के दोनों ही हैं तो राइट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कथन निजी संपत्ति के अतिक्रमण पर मुकदमा चलाया जाएगा। जमीन के एक भूखंड का नोटिस है, नोटिस लिखा हुआ है कि निजी संपत्ति के अतिक्रमण करते हैं आप तो वहां पर मुकदमा चलेगा भाई साहब। राहगीर नोटिस पढ़ सकते हैं और अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये भी एक अनुमान है, सही है। अनुमानी तो ये भी धारणा है। लोग अभियोजन पक्ष से डर रहे हैं, देखो ये जो चीज है ना, ये जो जानकारी है बिल्कुल इनलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक नहीं। डर रहे हैं, यहां डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी चेतावनी लगी हुई है। डरना नहीं है, उसका अर्थ क्या होता है समझदारी दिखाना उस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, इसका ओनली फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट अंतर्निहित है। अगले बात कर लेते हैं। एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है कि उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और 2 व्हीलर होना चाहिए। ठीक है सर, अनिवार्य होना चाहिए। अब अनिवार्य है तो इसका अर्थ है आपको 2 व्हीलर चलवाया जाएगा, सीधी बात है। अनुमान लगाते हैं इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ तभी तो आपसे ये कह रहे हैं भाई, ये अनुमानी तो है, ऐसा है कि बिल्कुल यात्रा करनी पड़ सकती है, तभी तो यहां पर बोला गया है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य हैं। भाई यहाँ कोई भाषा की कोई ऐसी बात की गई है? सर आप कहेंगे सर यहाँ पर तो इसकी बात नहीं की, यात्रा की। भाई यात्रा का अर्थ निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि उसने पहले बोल दिया एक नौकरी के विज्ञापन दर्शाया उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और 2 व्हीलर होना अनिवार्य है। 2 व्हीलर है, इसका अर्थ सीधी बात कर रहा है यात्रा से कनेक्शन है। यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी उसकी भाषा कोई बात नहीं कर रहा है।
और कोई भाषा भी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या लगेगा भाई इसका? राइट आंसर लगेगा उसका ओनली वाला फर्स्ट, और ओनली फर्स्ट लगता है तो ऑप्शन नंबर इसका बनता है बेटा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब इसको लगा लेते हैं ऑर्डर में, जिसमें शब्दकोश में होते हैं आर ए डी, आर ए डी, आर ए एन दे रखा है डी, आर ए आई देखो यहां पर है, आर ए आई यहां पर है, यहां एल है और यहां पर एन है, तो सबसे लास्ट में 2 जाएगा। 2 अगर जाता है तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, ठीक है, उससे पहले 5 आएगा। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, आर ए डी, आर ए डी, आई आई, आई के बाद ए है, यहां सी है वहां ओ है, फर्स्ट 3 और 4 करेक्ट आंसर क्या है भाई? 4 ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। इनको आपस में इंटरचेंज करके देखना है, तो आप देखो भाई प्लस की जगह पर डिवाइड लेके आओ, ये संख्या काफी बड़ी है ना, छोटा करो इसे, प्लस किया डिवाइड, सेकंड ऑप्शन कहता है डिवाइड लगाओ और यहां प्लस लगाओ, चेक करो भाई 5 से काटेंगे बेटा कितनी बार कटेगा? 45 बार, और 45 का 3 में करना पड़ेगा गुणा, तो 135 कितना आएगा भाई? 135, 135 और माइनस का 2 कर दो 133 आ जाएगा। बी ऑप्शन से बन गई बात, तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बी ऑप्शन से बात बन गई। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो बेटा ये यूपी के अंदर किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, आंख के अंदर होता है, निमोनिया बेटा कहाँ होता है? लंग्स के अंदर, फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये। तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन होता है आज का। सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज मॉक नंबर 118 जिसका जीके जीएस का बहुत बेहतरीन जानदार सा शानदार सा सॉल्यूशन होने जा रहा है, और ध्यान से सॉल्यूशन को देखिएगा, बहुत मस्त बहुत बिंदास क्वेश्चन है और बिल्कुल मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को उसके बैंक से एक कॉल आती है ना, जिसमें कॉलर बैंक अधिकारी होने का दावा करता है। मतलब कोई साइबर अटैक वाला व्यक्ति था और कॉल करता है, कहता है कि मैं बैंक अधिकारी हूं, और वो दावा करता है कि मैं फलां फलां बैंक से बोल रहा हूं, और कहता है, और केवाईसी अपडेट करने के बहाने ओटीपी मांगता है ना। अच्छा, वो कह रहा है कि मुझे आपकी केवाईसी करनी है, आपके फोन पर ओटीपी आया होगा, ओटीपी बताओ। लेकिन वो बैंक अधिकारी नहीं होता है, वो कौन होता है? हाँ भाई, वो कौन होता है? वो साइबर अटैकर होता है। ठीक है, ओटीपी मांगता है। यह किस प्रकार का साइबर अपराध है बच्चा? इस प्रकार के साइबर अपराध को क्या कहते हैं? इस प्रकार के साइबर अपराध को क्या कहते हैं? एक मिनट, इसे कहते हैं बच्चा विशिंग। बोलो क्या कहते हैं? विशिंग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इसे विशिंग कहते हैं। समझ रहे हो? इसे क्या कहते हैं? बोलो, इसे विशिंग कहते हैं। फिशिंग, देखो विशिंग का ही इससे ही मिलता जुलता एक रूप होता है, किसका? फिशिंग का। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में 2025 के संदर्भ में YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो देखो YouTube है ना, YouTube के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बच्चा वो कौन हो जाएंगे? नील मोहन। वो लोग कौन हो जाएंगे? नील मोहन हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे बच्चा किसकी, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे मैच कर लेता हूं। हम बच्चा बात करेंगे किसकी? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई बच्चा किसके हैं? सुंदर पिचाई बच्चा गूगल। बोलो किसके हैं? सुंदर पिचाई इस समय, हाँ सुंदर पिचाई इस समय गूगल के क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा सत्य नडेला, सत्य नडेला बच्चा किसके हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट। बोलो किसके हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे। तो ये आपको सीईओ हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैक लिस्ट को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है ना? आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, हाँ तो ये इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा इसे कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कार्रवाई के लिए आह्वान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो बी। कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार। उच्च जोखिम का मतलब है, देखो बहुत सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं, यहां समझिएगा बच्चा। एक ग्रुप है, क्या है? बोलो G7। ठीक है, अच्छा एक ग्रुप है, बोलो कौन सा? OECD। ठीक है,
इसका गठन अगर हम बात करें तो 1961 में होता है। अच्छा, इसका गठन हम बात करें तो 1975 में होता है। भैया ये देश क्या करते हैं, ये देश बहुत सारे देशों को ग्रांट देते हैं, अनुदान देते हैं। अब वो देश क्या करते हैं, उस ग्रांट का नॉन ह्यूमन एक्टिविटी में यूज करते हैं, गैर मानव गतिविधियों में यूज करते हैं, मतलब आतंकवाद के लिए यूज करते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे देश आरोप लगाते हैं किन पर, G7 पर और OECD पर, कि तुम लोग गरीब देशों को पैसा दे करके आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हो। तो इन देशों ने क्या किया, सॉरी इन ग्रुप ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के बच्चा एक संस्था बना ली, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ठीक है, ये कब बनता है, 1989 में बनता है। और भैया इसमें कितने सदस्य हैं बोलो, इसमें 40 सदस्य हैं, 14 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर भैया इसका कहां हो जाएगा, बोलो पेरिस, बोलो कहां हो जाएगा, पेरिस। अब ये क्या करता है FATF, ये भैया लिस्ट बनाता है, लिस्ट कितनी बनाता है, 3। पहले तो कौन सी लिस्ट बनाता है, बोलो व्हाइट बनाता है, फिर कौन सा बनाता है, ग्रे, और फिर कौन से बनाता है, बोलो ब्लैक। बोलो कौन सी लिस्ट बनाता है, ब्लैक लिस्ट बनाता है। जो देश इनसे पैसा लेता है और उसका सही यूज करता है तो व्हाइट लिस्ट में रहता है, जो यूज करता है मानव गैर मानव गतिविधियों में तो उसे ग्रे में रखते हैं और उसे वार्निंग दी जाती है। लेकिन फिर भी नहीं मानता है तो उसे किस में डाल देते हैं, ब्लैक। और ब्लैक लिस्ट में मेरे भाई इस समय कौन कौन से देश हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा म्यांमार, बोलो कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद फिर कौन सा हो जाएगा भाई, बोलो ईरान। ठीक है, और ईरान के बाद मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, बोलो उत्तरी कोरिया। बोलो कौन से, उत्तरी कोरिया। ये ब्लैक लिस्टेड देश हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो ये ब्लैक लिस्ट जो होती है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। हाँ जी, पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर के दौरान व्यक्ति को झूठ बोलने का पता लगाने के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। मतलब झूठ बोलने का पता लगाना है तो किन किन के द्वारा, किन किन एक्टिविटीज के द्वारा पता लगाया जाता है। भैया देखो उसमें ब्लड प्रेशर तो सबसे टॉप होता है, रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन, त्वचा, है ना, की चालकता, इन सब के आधार पर क्या किसी झूठ का पता लगाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस। हाँ, 1926 में स्थापित भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को किस वर्ष राज्य सम विश्वविद्यालय, है ना, और इसको पढ़ना भैया डीम्ड का दर्जा दिया गया था, जिसे अब संस्कृति विश्वविद्यालय बना दिया गया। डीम्ड का दर्जा जो दिया गया है, बोलो कब दिया गया है, 2020 में। बोलो कब दिया गया है, 2020 में तो डीम्ड का दर्जा दिया गया है। अब जिसे अब समझ रहे हो, जिसे अब संस्कृति विश्वविद्यालय क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो उसे संस्कृति विश्वविद्यालय कब बनाया गया है, बोलो 2022 में। संस्कृति विश्वविद्यालय कब बनाया गया, 2022 में, है ना। अच्छा, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे की भैया इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां से इसकी स्थापना, समझ रहे हो, इसकी स्थापना कब होती है, 1926 में होती है। और एक चीज ध्यान रखना यहां से आप लोग, भातखंडे संगीत संस्थान भैया यूपीपी कांस्टेबल 2024 में यहां से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ पहली बार 1954 में किन 2 तहसीलों में प्रायोगिक तौर पर किया गया था। सुन लो, ये भी क्वेश्चन क्या है भाई, यूपीपी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किन 2 तहसीलों में किया गया था। देखो बात करेंगे, अमेठी नहीं है, मुसाफिर खाना देखेंगे उसको। अच्छा, मोदी नगर, चलो इसको, हाँ बिल्कुल यही होगा। देखो सदर प्रयागराज नहीं था। ठीक है, अच्छा दूसरा बात करेंगे, मोदी नगर नहीं, दादरी नहीं, विल्होर नहीं हो। हाँ, तो इसमें बच्चा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, अमेठी की तहसील है सुल्तानपुर, और भैया समझ रहे ना, सॉरी कुरैना मुसाफिर खाना ये अमेठी की तहसील है, सुल्तानपुर की कौन सी हो जाएगी, मुजफ्फरनगर हो जाएगी। तो ये 2 तहसील में प्रायोगिक तौर पर चकबंदी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों, है ना, पदेन सदस्यों की सूची में 2019 में संशोधन के बाद किसे शामिल किया गया, किसे शामिल किया गया। अब देखो यहां से पहले आप एक बात समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन
राइट कमीशन। ठीक है, अच्छा इसमें जो भैया मेंबर होते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, जो सदस्य होते हैं ना, तो वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं भैया सदस्य, कौन से होते हैं बोलो, नियमित। बोलो कौन से होते हैं, नियमित होते हैं। और एक कौन से होते हैं भैया, पदेन। बोलो कौन से होते हैं, पदेन। पदेन का मतलब जो होगा ही होगा, जो सदस्य बनेंगे ही बनेंगे। जो पदेन मेंबर होते हैं ना, एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, ये विशेष तौर से ध्यान रखना भैया। ये कौन कौन से होते हैं बोलो, ये होता है कौन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से पूछा है, इनमें से पूछा है। ठीक है, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, देखो समझो, है ना, नेशनल, देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये कमीशन हो जाएगा। दूसरा भैया इसका पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा बोलो, महिला आयोग। बोलो कौन हो जाएगा, महिला आयोग भी इसका एक्स ऑफिसो मेंबर हो जाएगा। एससी आयोग डैश, है ना, एसटी आयोग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एक्स ऑफिसो मेंबर हो जाएंगे। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा नेट ग्रिड का प्राथमिक कार्य क्या है। देखो नेट ग्रिड का मतलब है, नेट ग्रिड को समझिएगा। ठीक है, अच्छा 26/11, ये तो आप जानते हो, 26/11 और भैया मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में हुआ था आतंकी हमला। बोलो क्या हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ था ना, आतंकी हमला जब हुआ था, तो ऐसे हमले न हो, उनसे संबंधित हमले से पहले संबंधित और जो हमला करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता है, नेट ग्रिड। और नेट ग्रिड की बात करें तो भैया नेट ग्रिड में ना कितने बोलो, 21 संस्था, बोलो क्या है, 21 संस्था शामिल हैं। और जिस संस्था को लगता है ना कि यहां साहब, जैसे मान लीजिएगा कोई ट्रेन में व्यक्ति जा रहा है, तो वो संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है कि आतंकवादी हो सकता है, तो उसका डाटा तुरंत कहां डाल दिया जाएगा, नेट ग्रिड पर। और जो भी संस्था उसे बैलेंस करेगी, उस डाटा को लेकर के उस व्यक्ति तक तुरंत पहुंच जाएगी, और रियल टाइम पर ये डाटा पहुंचाता है। मान लो किसी एयरपोर्ट पर ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसका डाटा तुरंत किस, नेट ग्रिड पर। तो यानी जाने का मतलब आईडी हो जाएगा, सीबीआई राव, है ना, सीबीसी, इस सब क्या करती हैं, इन सब, ये सब डाटा कहां से लेती है, नेट ग्रिड से। जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, तो उनका पूरा डाटा जो मिलता है खुफिया एजेंसियों को, वो डाटा यहीं से मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर कैसे हो जाएगा, समझो, खुफिया और जांच एजेंसियों के लिए रियल टाइम डाटा तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप डाटाबेस के रूप में कार्य करती है। मतलब किसी खुफिया एजेंसी को लगा किसी रेलवे स्टेशन पर कि यह व्यक्ति आतंकवादी है, उसका डाटा कैसे मिलेगा, तुरंत की तुरंत किस पर, नेट ग्रिड पर से उसका डाटा मिल जाएगा। 21 संस्थाएं उसमें क्या रहती हैं, इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लाल गलियारा शब्द का प्रयोग भारत के किस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा चुनौती के संदर्भ में किया जाता है। भाई देखो, ये पूरी तरीके से क्या है, आतंकवाद नहीं है, ये नक्सलवाद है। बोलो क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वामपंथी उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद जिसे नक्सलवाद कहते हैं। तो बच्चा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप समझ ही गए होंगे, मैंने बता ही दिया आपको, ऑप्शन नंबर बच्चा बी हो जाएगा, नक्सलवाद, है ना। और नक्सलवाद का प्रमुख केंद्र अगर भाई माने तो बच्चों आपने देखा होगा कहां, बोलो छत्तीसगढ़। बोलो कहां, छत्तीसगढ़। और भैया नक्सलवाद से एक बटालियन लड़ती है, कौन सी बोलो, सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ की भैया कौन सी बटालियन है, बोलो कोबरा। ठीक है, क्या है, कोबरा कमांडो। बोलो कौन, कोबरा कमांडो भैया किसके लिए है, इस नक्सलवाद को, इस रेड कॉरिडोर को रोकने के लिए है। ठीक है, जैसे हम बात करें, मान लीजिएगा, देखो बच्चों समझिएगा, ये भारत है और ये क्या है बच्चों, पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना भाई, ये वाला, इसे ही तो क्या कहा जाता है, इसे ही तो गलियारा रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि एक क्या है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से ग्रसित है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। भाई एक प्लान आता है, समझ रहे हो ना, एक प्लान आता है बच्चा, और वो प्लान कौन सा आता है, बोलो माउंट बेटन प्लान। बोलो कौन सा आता है, माउंट बेटन प्लान।
ठीक है, माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है। और माउंटबेटन योजना जब आती है भैया, वो कब आती है? 3 जून 1947 को। इसी के आधार पर भैया क्या किया जाता है? बोलो विभाजन। बोलो क्या किया जाता है? विभाजन, ठीक है, संविधान सभा का और बाउंड्रीज का। तो भैया ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। बोलो क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आओ भैया, क्या कह रहा है? हाल ही में पारित नारी बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको शब्दों से परेशान करेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, सबने पढ़ा होगा। संविधान संशोधन पूछ रहा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक। देखो इसको पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा, महिला आरक्षण विधेयक। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम बना? भाई बच्चों, लास्ट में मेरे बब्बर से अब तक लास्ट में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? भाई 106, 106वां संविधान संशोधन। और 106वां संविधान संशोधन भाई कब हुआ है? 2023 में। बोलो कब? 2023 में। तो यहां से क्या कर दिया गया? 106वां संविधान संशोधन है ना, तो भैया कहां? ये देखो ध्यान रखना, ये एक तो कहां हो जाएगा? बोलो लोकसभा। बोलो कहां हो जाएगा? लोकसभा। और दूसरा कहां हो जाएगा? बोलो राज्यों की विधानसभा। बोलो क्या हो जाएगा? राज्यों की विधानसभा। राज्यों की जो विधानसभा है, ठीक है। अच्छा, इनमें किसको? बोलो महिलाओं को। बोलो किसको? महिलाओं को। कितनी सीटें? बोलो 33% सीट। 33% सीट बच्चा रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी, ठीक है। और वो कितने वर्ष के लिए? बोलो ये फॉर द 15 ईयर, 15 वर्ष के लिए ये सीटें रिजर्व होंगी। ये 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। 104वां अगर आपको पता हो तो बच्चों ये क्या था? बोलो एंग्लो इंडियन। बोलो क्या था? एंग्लो इंडियन को बच्चों क्या कर दिया गया? बोलो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त, है ना। 105वां, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने की शक्ति पुनः किसको दे दी गई? राज्यों को दे दी गई। पहले राज्यों के पास, फिर केंद्र के पास, फिर दोबारा से किसको दे दी गई? राज्यों को दे दी गई। 107वां संविधान संशोधन हुआ नहीं है। और लो बच्चों आगे, हाल ही के संशोधनों के अनुसार पैकेट बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे दही, लस्सी और छाछ पर कौन सा जीएसटी स्लैब लगता है? भाई देखो, पैकेट में अगर बंद है छाछ तो भैया कितना लगेगा? 5%। कितना? 5%। समझ रहे हो ना? यानी खाद्य पदार्थ, दही, लस्सी, है ना। अगर मान लीजिएगा बच्चे ये किस में बंद है? पैकेट में बंद। पैकेट में क्या है? बंद। तो कितना परसेंट लगेगा? 5%। अगर दही खुला बेचा जा रहा है तो कितना परसेंट लगेगा? 0%। छाछ खुला बेचा जा रहा है, कितने परसेंट लगेगा? 0%, ठीक है। ये जीएसटी की स्लैब हो जाएगी, है ना। जीएसटी तो आपको भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। जीएसटी डे, समझ रहे हो ना? जीएसटी डे कब मनाया जाता है? और मैं क्यों पूछ रहा हूं भैया? ये आपकी यूपीपी कांस्टेबल, समझ रहे हो ना, यूपीपी कांस्टेबल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है जीएसटी डे। और जीएसटी के लिए भैया आपको क्या बताना है? जीएसटी के लिए बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, सब लोग बताओगे तो मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में आप पढ़ रहे हो। और हालांकि ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पुराने वाले मॉक में। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए जीएसटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको पता होना जरूरी है। चलिए आइए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंडोनेशिया ने जकार्ता को डूबने और भीड़ भाड़ के कारण अपनी राजधानी को बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस नई राजधानी का नाम क्या है? एक शब्द में आप पढ़ो तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है, यह पूछना चाह रहा है। पहले हुआ करती थी जकार्ता, भैया अब क्या बन गई है? नुशंतारा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भैया समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो ये डूबने के चांसेस के ज्यादा हैं, इसलिए नुशंतारा इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भैया सुनो, देखो ये भैया बात है कब की? 23 जनवरी, समझ रहे हो ना। 23 जनवरी तो आप समझ गए होंगे। हमारे कौन हुआ करते थे 23 जनवरी को? बोस। कौन हुआ करते थे? बोलो बोस। और वो कौन से बोस? भैया बोस तो एक ही है,
समझ रहे हो, बॉस तो एक ही है। और वो बॉस कौन से हैं? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को भैया किनका जन्मदिन मनाया जाता है? ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके द्वारा भैया एक संस्था बनाई गई थी, कौन सी बोलो? हाँ जी, फॉरवर्ड ब्लॉक। बोलो कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था बनाई गई थी 1939 में, याद रखना, कांग्रेस से अलग होकर के, ठीक है। 23 जनवरी को इनका ये दिवस मनाया जाता है। कौन देखो, कौन याद नहीं रख पाएगा? कौन याद नहीं रख पाएगा? रखेगा नहीं, नहीं रख पाएगा अपने चंद्रशेखर आजाद को, ठीक है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने भैया ये किसके सदस्य थे? बोलो एचआरए के क्या थे? बोलो सदस्य हुआ करते थे। अच्छा, ये संस्थापक हुआ करते थे। ये कौन हुआ करते थे? फाउंडर हुआ करते थे। किसके? HSRA के फाउंडर हुआ करते थे। भगत सिंह भाई जाबाज क्रांतिकारी, समझ रहे ना? तो भैया ये किसके? ये HRA के सदस्य भी रहे। और ये किसके भैया? HSRA के भी सदस्य रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पब्लिक एसोसिएशन। तो ये सरदार पटेल, देश को आजाद कराने में और देश को एक कराने में पटेल की भूमिका क्या रही, इस बात को कोई नहीं भूल सकता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी किस भारतीय ऐतिहासिक साम्राज्य की कहानी पर आधारित है? देखो विक्ट्री सिटी जो है भैया वो किस पर आधारित है? वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के भैया संस्थापक दो भाई हुआ करते थे, है ना? दो भाई हुआ करते थे, कौन बोलो? हरिहर और भैया कौन बोलो? बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का। अच्छा, इसका भैया शक्तिशाली शासक अगर हम बात करें तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ करता था वो कौन हुआ करते थे? हाँ, वो हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कौन हुआ करते थे? कृष्णदेव राय। ये बात किसने कही थी? बाबर ने। जो बाबर किसी भारतीय शासक से नहीं हारा था, बोला मेरे कंटेम्परेरी अगर कोई व्यक्ति शासन कर रहा था भारत में दमदार तो वो कृष्णदेव राय था, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था, ठीक है। तो ये विजयनगर की जानकारी बच्चा इसमें देखने को मिलती है। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक हैकर भारी मात्रा में फेक ट्रैफिक भेजकर किसी वेबसाइट या सर्वर को इतना व्यस्त कर देता है कि असली उपयोगकर्ता उसे खोल नहीं पाते। इस हमले को क्या कहा जाता है? मतलब किसी को कोई साइट हैक करनी है तो उस पर इतना ट्रैफिक भेजा जाएगा कि जो सर्वर इतना व्यस्त हो जाता है कि जो साइट को यूज कर रहा होता है अपने सही उद्देश्य के लिए उसे खोल ही नहीं पाता। समझ रहे हो? तो इस प्रक्रिया को भैया क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है मेरे भाई DDoS कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? DDoS कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, डिनाइड ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। अब देखो शब्द से आप लगा सकते हो। देखो फिशिंग मैंने पहले ही समझा दिया, मतलब गलती से OTP मांगना बैंक अधिकारी बता करके, ठीक है। और ये डाटा मतलब ट्रैफिकिंग यानी आप सर्विसेज आप इसे कह सकते हो। आगे आइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11(4) और संविधान के अनुच्छेद 22(3) के अनुसार विशेष रूप से कौन सा मौलिक अधिकार देने से इनकार किया जाता है? बताओ, कौन सा मौलिक अधिकार देने से इनकार किया जाता है? भाई देखो, नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के समक्ष विधि। देखो ऐसे व्यक्ति को भैया देखो बोर्ड बना करके ना सीधे सीधे मना कर दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लियर कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और उसे मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा है ना, सेक्शन उसका 411 का 4 क्लॉज लगा है, तो उसमें भैया वो वकील से सलाह पाने का अधिकार नहीं है उसको। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 11 का 4 लग जाए तब इसे पाने का अधिकार उसको नहीं होता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका बोलो? 92 का। आगे, किस नृत्य में योगदान के लिए तंजौर टी बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया? भाई सीधी सीधी सी बात कर रहा है कि ये जो टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? भाई भारतनाट्यम। बोलो किससे संबंधित है? भारतनाट्यम। ये भारत के क्लासिकल डांस है। कथकली भैया किसका हो जाएगा?
ये हो जाएगा केरल का, कथकली हो जाएगा। मोहिनी अट्टम ये भी किसका हो जाएगा, ये भी केरल का हो जाएगा। और भैया कथक ये उत्तर भारत का यानी यूपी का ये डांस हो जाएगा कथक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज नदी की उत्पत्ति से संबंधित है। भैया मानसरोवर तिब्बत में, मानसरोवर तिब्बत में एक झील पड़ती है भैया जिसे क्या कहा जाता है, राक्षस ताल। बोलो क्या कहा जाता है, राक्षस ताल, जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। गौमुख से भैया किसका उद्गम होता है, गंगा। कहां से, उत्तराखंड। कहां से, उत्तराखंड से होता है। सतलज नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए कहां चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन इससे पिछले से पिछले वाले मोक में पूछा गया। क्या कह रहा है, मणिपुर संगई महोत्सव किस वर्ष शुरू हुआ था जिसका नाम राज्य पशु संगई के नाम पर पड़ा। देखो शुरू तो ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन संगई इसका जो नाम पड़ा है वो संगई नाम कब पड़ा है, बोलो 2010 में। संगई इसका नाम क्या पड़ा है, 2010 में। और संगई भैया एक हिरन की प्रजाति है, समझ रहे हो ना। और ये संगई, ये जो आपका संगई है ना, संगई है ना, बोलो क्या हो जाएगा, ये जो संगई है ये कहाँ रहता है भैया, ये रहता है मणिपुर में। बोलो कहाँ रहता है, मणिपुर में। अच्छा मणिपुर में भैया एक झील है, बोलो क्या है, एक लेक है जिसे क्या कहा जाता है, लोकटक। बोलो क्या कहा जाता है, जिसे लोकटक झील कहा जाता है। और भैया लोकटक झील में एक तैरता हुआ पार्क है। बोलो क्या है, लोकटक झील में एक तैरता हुआ क्या है, बोलो पार्क है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ। बोलो क्या कहा जाता है, केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ पार्क है और भैया यहीं रहता है कौन, यहीं रहता है संगई। बोलो कौन रहता है, यहीं रहता है संगई। ठीक है, तो किसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर से। आ गया भैया, अरे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक किस पार्ट में है भाई, वाह कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। पार्ट नंबर किस में, बोलो 4 में। ठीक है, 5 में भैया क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा संघ सरकार। बोलो क्या हो जाएगा, संघ सरकार। पार्ट 3 में भैया क्या हो जाएगा, बोलो ये तो बहुत अच्छे से पता होगा भैया, क्या बोलो, फंडामेंटल राइट। बोलो क्या होगा, फंडामेंटल राइट। पार्ट 2 में मेरे भैया क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप। बोलो क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप पार्ट किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखा गया है। अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया, ध्यान रखना, अरविंद पनगड़िया द्वारा द इंग्लिश टीचर। कौन सा, बोलो द इंग्लिश टीचर। भैया सुनो, अरविंद पनगड़िया क्या है, बोलो ये भैया क्या है, बोलो जल्दी से बताओ। वित्त आयोग के अध्यक्ष। बोलो कौन है, ये वित्त आयोग के भैया कौन है, बोलो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, समझ रहे हो। और ये नीति आयोग के क्या रह चुके हैं, ये नीति आयोग के पहले क्या है, डेप्टी क्या हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष। बोलो क्या हो जाएगा, पदेन उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, कौन, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा। मौर्य काल की भैया ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ये एक अंग्रेज हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारी लिपियों को भारत में समझा है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आगे, सामान्य तौर पर घाटा, घाटा भैया जब क्या होता है, देखो घाटा किस, घाटा अवधारणा माना जाता है। और घाटा जो अवधारणा माना जाता है भैया, भंडार होगा तो घाटा क्यों होगा, जब मनी मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होता है। मुद्रा का प्रभाव क्या होता है, प्रवाह, प्रवाह का मतलब फ्लो, फ्लो का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा। और खर्चे को ही क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, खर्चे को ही घाटा कहा जाता है। अच्छा, गेज, रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई क्या है। देखो
रेलवे के 3 है, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज, है ना। तो ये ब्रॉड गेज की बात की जा रही है। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज जो होता है, जो सबसे ज्यादा है भारत में, वो किसकी लंबाई भैया कितना होती है? 1.67 कुछ होती है, लेकिन इसमें 1.6 लिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मीटर गेज की कितनी होती है भाई? 1 मीटर होती है, सीधी सी बात है। तो 3 प्रकार की पटरियां, रेल पटरियां पाई जाती हैं, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। तो ये ब्रॉड गेज आपसे पूछ रहा है, ब्रॉड, भारत में ब्रॉड है, ठीक है। आगे, भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यक्रम, देखो निर्माण कार्यक्रम भैया ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 2005 में। और 2005 में किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? मनमोहन सिंह। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखना। अच्छा, निर्माण कार्यक्रम क्या है? निर्माण कार्यक्रम। अच्छा, निर्माण कार्यक्रम का भैया उद्देश्य क्या था? समझ रहे हो ना, इसका एम क्या था? इसका एम था ग्रामीण विकास। बोलो क्या? ग्रामीण विकास, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा क्या था? बोलो आधारभूत संरचना। बोलो क्या? आधारभूत संरचना पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। यानी ग्रामीण में जलापूर्ति पर ध्यान देना, है ना, रोडों पर ध्यान देना, लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज पर ध्यान देना, ये सब कार्य 2005 में इन सब के लिए निर्माण कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 101 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना है? भैया ऐसा किया है किसके द्वारा? हाँ, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। पहला राज्य है तमिलनाडु जिसने ये ऐसा किया है। आर्टिकल 41 क्या कहता है भाई? देखो, वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो उसके लिए 2022 में समिति बना करके निदेशालय बनाया है, तो वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आइए 103, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार मानव अधिकारों का कार्य अर्थ क्या है? भाई वाह, मानव अधिकारों का वास्तविक अर्थ क्या है? देखो, मानव अधिकारों के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी क्या कहता है? सी कई बातें कहता है। संविधान द्वारा गारंटीकृत बिल्कुल है मानव अधिकार, मानव अधिकारों का ही एक छोटा रूप मौलिक अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सहित निहित और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार। मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी संविधाएं भी होती हैं, सम्मेलन भी होते हैं मानव अधिकारों के लिए, उनको भी भारत फॉलो करता है। और भारत मौलिक अधिकारों की लोगों को गारंटी भी देता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जुडिशरी में जाकर के उनके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी की गई है। मौलिक अधिकार ही एक रूप है किसका? मानव अधिकारों का, ठीक है। मानव अधिकार एक बड़ा रूप है, मौलिक अधिकार एक छोटा रूप है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन सिंह भकाना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित पहले अध्यक्ष भैया किसके? हाँ, ये थी गदर पार्टी। बोलो कौन सी पार्टी? गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकाना, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी ही अमेरिका में बनी थी भाई। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? भाई देखो, ये बोली जाती है हिंदी, तो भाई काफी बड़ी मात्रा में बोली जाती है। ये बोली जाती है बंगाली। बोलो कौन सी? बंगाली बोली जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है? जो सबसे घातक पूछा है, तो भैया घातक इसमें हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम नोलेसी, प्लाज्मोडियम यूनिनी ओवेला नहीं, हाँ, फाल्सीपैरम। कौन सा हो जाएगा? फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये मलेरिया की सबसे घातक क्या है भाई? मलेरिया है। आगे, भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक मनी बिल, अरे भैया लो धन विधेयक कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल की बात करता है। 112 117 सब बता रखे भाई। आगे उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में रेह या ऊसर मृदा का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो सोडियम लवणों की अधिकता के कारण अनउपजाऊ होती है?
भाई देखो सुनो, मेरी बात सुनिएगा, ये पाया जाता है बच्चा कहां, ये पाया जाएगा गंगा यमुना, ध्यान रखना, गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब में, गंगा यमुना दोआब में पाया जाएगा। और जब गंगा यमुना दोआब में पाया जाएगा तो भाई देखो, तो ना तो भावर आएगा और ना ही आएगा तराई, दो तो कट गए। गंगा यमुना दोआब में, और गंगा यमुना दोआब में जहां लगातार पानी बड़ी मात्रा में पहुंचता है, तो पानी जहां पहुंचता है वहां होती है नई मिट्टी, और नई मिट्टी का मतलब एवरेज अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खादर, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 109, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। भाई अगर कोई किसान की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे कितने लाख रुपए, बोलो 5 लाख रुपए की इकोनॉमिक राशि सरकार उसकी मदद के लिए उन्हें देती है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में बाण सागर नहर परियोजना निम्न में से कौन से 3 जिलों को मुख्य रूप से लाभान्वित करती है। मिर्जापुर, प्रयागराज और चंदौली। मिर्जापुर, प्रयागराज, नहीं 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 नहीं, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, सोनभद्र के ऊपर चंदौली, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, चंदौली, गाजीपुर, नहीं। तो इसमें बच्चा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाण सागर में आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और क्या हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से चंदौली है, लेकिन सोनभद्र का कुछ भाग बाण सागर में आ जाता है। ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार, सुनना मेरी बात को, बाकी तीसरा जिला चंदौली है, ऑप्शन के अनुसार 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रियल शक्तियां अब मुख्य रूप से किस अधिकारी में निहित होती हैं। देखो बच्चों, मिनिस्ट्रियल का मतलब है यानी सबसे बड़ी डिसीजन लेने की क्षमता। जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं होती है तो वहां लेता है डीएम, और जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है तो भैया वहां क्या होता है, पुलिस कमिश्नर होता है। कौन होता है, पुलिस कमिश्नर होता है, उसको ये सब अधिकार होते हैं। तो आप समझ रहे, कमिश्नरी प्रणाली में सबसे बड़ी शक्ति लेने का अधिकार भैया किसको हो जाएगा, पुलिस कमिश्नर को हो जाएगा। सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन पुलिस कमिश्नर करेगा। आगे, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है। भाई वैश्विक विकास ये आईएमएफ लगाता है, समझ रहे हो कौन लगाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये अनुमान लगाता है कि वैश्विक विकास दर यानी वैश्विक विकास दर किसी देश की कितनी है। ऑप्शन नंबर 112 का क्या हो जाएगा, बोलो 112 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बोलो क्या, ऑप्शन नंबर 112 का क्या हो जाएगा, बोलो बी हो जाएगा। आगे आइएगा 113, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को छोड़कर प्राप्त नहीं है। भारतीयों को प्राप्त है, देखो केवल भारतीयों को। तो भैया भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो वो आर्टिकल सुन लो, आर्टिकल भैया 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी सभी आर्टिकल विदेशी और भारतीयों को प्राप्त हैं। तो देखो इसमें दे रखा है विधि के समक्ष समानता, ये तो कट गया। आर्टिकल नंबर 15 मिल गया हमें, आर्टिकल 21, 26 है ना, 15 आर्टिकल हमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बोलो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ भैया अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी, अब इसके स्कोर की, जीएस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बोलो जीएस की बात करेंगे, जनरल स्टडी की बात करेंगे। भैया क्वेश्चन डिस्कस किया आपने 38। इस मॉक की बात करें, इस मॉक की बात करें, अगर आप क्वेश्चंस लेके आ रहे हो 20 प्लस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी स्थिति क्या है, बोलो अच्छी स्थिति है। ठीक है, क्या है, बोलो अच्छी स्थिति, क्या है, बोलो अच्छी स्थिति है। ठीक है, मतलब ये मानिएगा यहां आपने 20 प्लस क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, तो वहां आप 70% प्लस पेपर में, कहां बोलो पेपर में क्या होगा भाई, पेपर में सॉल्व कर पाओगे, पेपर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
क्योंकि भैया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखा गया है। ध्यान रखना 70% क्वेश्चन तक आप वहां पहुंच जाओगे। 70 नहीं तो आप ऐसे मान लीजिएगा 60 और कितना 70, बोलो कितना 60 और 70% क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व कर लोगे, यहां 20 प्लस कर पाओगे। अगर भैया यहां 25 प्लस जा रहे हो तो आप खतरनाक स्थिति में हो। 30 सॉरी यहां इसको रुको 70 वहां नहीं जाएगा इस पेपर में। अगर आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, लगभग 25 को नहीं, आप ऐसे 22 से 25, आप सही है बिल्कुल, 22 से 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो। स्थिति 80 है, यहां से यहां चले जाओगे। अगर आप यहां से 25 प्लस जा रहे हो तो आपका क्या है, वेरी गुड। क्या है, वेरी गुड। अगर भैया आप 30 प्लस कर पा रहे हो तो भैया आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। बोलो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी है। क्योंकि भैया यहां अगर हम बात करेंगे तो पेपर का लेवल यहां ठीक ठाक है, पेपर का लेवल ठीक ठाक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 25 प्लस क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो तो आपकी स्थिति क्या है, बहुत सही। तो बच्चा थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे प्यारे से जानदार से मूक में। लेकिन जितने भी बच्चे मूक का सॉल्यूशन देखें, प्लीज एक बार अपना रिव्यू जरूर दें कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है और क्या अच्छी चीजें आप तक हो सकती हैं, वो कमेंट बॉक्स में एक बार बच्चा सजेस्ट जरूर करें। प्रत्येक बच्चा, जितने भी बच्चे देखें, प्लीज एक कमेंट जरूर करें, मूक अच्छा था, मूक में ये सेगमेंट कमजोर था, ये स्ट्रांग था, इसमें इस लेवल में ये सुधार होना चाहिए। क्योंकि जरूरी है हम सबके मिलकर के सामूहिक प्रयासों से ही आपको वर्दी मिलने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके मॉक टेस्ट संख्या बेटा 118 में। तो आइए बेटा शुरू करते हैं आपका मॉक टेस्ट 118। तो क्या आप भी घर जाएंगे, रेखांकित पद हमसे पूछा क्या है, तो आप भी घर जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसका नाम है बेटा हमारा सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा है ये। कौन सा बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो बेटा क्या होगी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हमारी, रासायनिक। क्या हो जाएगी बेटा इसकी, हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी बेटा रासायनिक। रसायन प्लस इक बराबर बेटा रासायनिक। 4 प्रश्न करने हैं, वाक्य में विशेषण है। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। तो क्या हो गया, सीधा सीधा प्रश्न बन गया मेरा बेटा संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक में भी बेटा गणनावाचक। 1 2 3 4। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध। शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमको सदा सच्चा बोलना चाहिए, सदा हमें सत्य बोलना चाहिए, सदा हमें सत्य बोलने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बेटा हो जाएगा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। भवानी शब्द का पुल्लिंग। तो बेटा भवानी शब्द का जो पुल्लिंग है वो क्या होगा बेटा हमारे यहाँ पर भव। क्या होगा बेटा, भवानी शब्द का जो पुल्लिंग है वो क्या होगा बेटा हमारे यहाँ पर भव हमारा होगा। तस्वीर का बहुवचन रूप लिखिए। तो तस्वीर का क्या होगा बेटा, तस्वीर का होगा बेटा तस्वीरें। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, ए जोड़कर बहुवचन बना देते हैं, तस्वीरें। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, और आंखों से जो ओझल है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, परोक्ष। क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे यहाँ पे हम बेटा परोक्ष। पश्चिम हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है तो कौन सी बेटा, कन्नौजी। कौन सी बोली जाती है बेटा, कन्नौजी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बेटा, कन्नौजी। और बघेली अवधि हमारी पूर्व हिंदी के तहत आती है, और मेवाती हमारी बेटा राजस्थान हिंदी। दंतोष्ट ध्वनि है तो बेटा दंतोष्ट ध्वनि हमारी कौन सी है, व। दंतोष्ट ध्वनि कौन सी बेटा, व। ल मेरी दंत है, य और स मेरा तालव्य है। मधुर शब्द में प्रत्यय है तो मधुर शब्द में मेरा प्रत्यय कौन सा है बेटा, मधुर शब्द में प्रत्यय है बेटा र। कौन सा प्रत्यय है, मधुर शब्द में र प्रत्यय है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, विज्ञान उपशब्द में उपसर्ग कौन सा है, वे प्लस ज्ञान। क्या हमारा विज्ञान, वे उपसर्ग है तो वे प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पर, विज्ञान। उपसर्ग पूछा है तो विज्ञान। पंकज जलज आदि शब्द हैं तो पंकज अर्थात कमल, जलज अर्थात कमल। जहां 2 पद मिलके तीसरा पद बनाएंगे उसको बेटा कहेंगे हम योग रूढ़ शब्द। उसको क्या कहेंगे हम, योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
हर काम को देर से करने वाला। देखिए जो काम देर से करता है या तो उसे कहेंगे विलंबी, और या फिर हम उसे कहेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिल रहा है, दीर्घ सूत्री। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम दीर्घ सूत्री की संज्ञा हम देते हैं। विमल वाणी ने बीणा ली, विमल वाणी ने बीणा ली, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसमें व की आवृत्ति होगी, अलंकार हो गया यहाँ पर अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो गया बेटा? अनुप्रास अलंकार हमारा यहाँ हो गया। अपनी अपनी खाली जगह, अपना अपना राग, तो यहाँ क्या होगा? अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्समय? तो शब्द हमारा जो तत्समय वो कौन सा बेटा? भक्त। कौन सा शब्द तत्समय हमारे यहाँ पर बेटा? भक्त। इसका तद्भव क्या होगा बेटा? भगत। अक्ल का पुतला होना, अक्ल का पुतला होना बेटा मूर्ख होना नहीं होता है, क्या होता है? अधिक समझदार होना। अक्ल का पुतला होना, अधिक समझदार होना, क्या होता है बेटा हमारा? अधिक समझदार होना। ने कारक चिन्ह है, ने किसका? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा हो गया बेटा? कर्ता कारक हो गया। कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया ने। पानी का बहुवचन होगा, तो बेटा पानी का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है बेटा? पानी का बहुवचन पानी ही होता है। क्या होता है? पानी ही होता है। उदय का विलोम, उदय माने निकलना, तो अस्त माने हो गया बेटा हमारा छिपना। उदय का क्या हो गया बेटा? अस्त हो गया। निश्चल, निह प्लस छल, कौन सी संधि बेटा यहाँ पर हमारी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि बेटा हमारी? विसर्ग संधि। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध। शुद्ध वाक्य को चुनिए। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, मैं 1 रुपये का सामान खरीदा, मुझने 1 रुपये का सामान, 1 रुपये, मैं 1 रुपये का सामान खरीदी। तो बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। क्या हो जाएगा? मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। यथाशक्ति में समास है, तो बेटा यथाशक्ति में जो समास है वो कौन सा बेटा हमारा? अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति कौन सा समास है बेटा? अव्ययीभाव समास। व्याकरण में काल का समय होता है, काल का बेटा समय, काल का अर्थ होता है, तो काल का अर्थ होता है बेटा समय। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? समय। काल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है, तो अक्षर का जो अनेकार्थी होता है बेटा वो क्या होता है? उसे कहते हैं वर्ण। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम वर्ण कहते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन क्या है? ये प्रतिदिन है हमारा अव्यय शब्द, और कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द प्रतिदिन, अव्यय शब्द हमारा ये। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है बेटा हमारे यहाँ पर? निर्वेद। क्या है बेटा हमारे यहाँ पर? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? निर्वेद। उत्साह वीर रस का, हास्य रस का हास, और शोक किसका है बेटा? करुण रस का। दोहे के ठीक विपरीत होता है, तो दोहे के ठीक विपरीत होता है बेटा सोरठा। दोहे के ठीक विपरीत क्या होगा बेटा? सोरठा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो बेटा सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था बेटा बल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था बेटा? बल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु कहे जाते हैं। रामानंद हमारे कबीरदास जी के गुरु में, ध्यान रखना। रस्म रथी के रचयिता कौन है? रस्म रथी के रचयिता कौन है? तो देखिए रस्म रथी के रचयिता हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है बेटा हमारे? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। खड़ी बोली निकली है, तो बेटा जो खड़ी बोली निकली है ये कहाँ से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से निकली बेटा? ये हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है। कौन सी बोली? खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी किससे बेटा? पश्चिमी हिंदी से निकली है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे किसी दूसरे के कार्य से क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? यहाँ पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये आंसर। देवत्व में संज्ञा है, तो बेटा जो देवत्व में संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा बेटा हमारे यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। देवत्व बताया था, देवत्व का देव प्लस त्व, देवत्व यानी भाववाचक संज्ञा। पैराग्राफ आ गया, चलो इसे देखते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाचार प्रकाशन के पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों होती है? निम्न में कौन सा वाक्य सत्य है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग समाचार प्रकाशन के संदर्भ में नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा शब्द प्रजातंत्र का विपरीतार्थक है? चलिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाचार पत्र भी अपनी व्यक्तिगत वास्तविक भूमिका निभा सकते हैं जब उन्हें समाचार प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वे न सरकार
के किसी गलत कदम की आलोचना कर सकेंगे और ना ही जनता न्यायपालिका के हितों की रक्षा कर सकेगी। अपने गंभीर दायित्व को पूरा करने में भी असमर्थ रहेंगे, क्योंकि जब उन्हें समाचार प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं होगी तब किसी प्रकार का दायित्व उन पर कैसे थोपा जा सकेगा। स्वतंत्रता का अपहरण को आहत करता है। देखिए यहाँ पर देखिए शब्द दिए थे, ये आहत, जो आहत यहाँ पे जो शब्द है, ध्यान रखना, ये वाला जो आहत शब्द है ये किसके लिए आया है? ये आहत शब्द यहाँ किसके लिए आया है? ये आया है स्वतंत्रता के लिए, ध्यान रखना, वही बदलता है। और कार्यपालिका निरंकुशता में वृद्धि, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में समाचार पत्र चौथा स्तंभ है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, चौथा स्तंभ है, देखना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कह रहा है समाचार का पहला स्तंभ शक्ति, क्या पूछा, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो समाचार का पहला शक्ति स्तंभ संसद है, तो ये तो गलत है ना, यहाँ पे कौन सा है? चौथा संसद है, ये तो गलत हो रही ना बेटा यहाँ पर हमारी। किंतु उसे शेष तीन स्तंभों को चुस्त दुरुस्त और ईमानदार बनाए रखने के लिए गुरुत्वर दायित्व है। प्रजातंत्र का पहला शक्ति स्तंभ है संसद। देखिए प्रजातंत्र का पहला शक्ति स्तंभ है क्या बेटा? संसद। देखिए प्रजातंत्र का, यहाँ कह रहा समाचार का, ये तो बात वो गलत हो गई ना। चलिए, संसद में जनता के प्रतिनिधित्व चुनकर आते हैं, संसद में योग्य ही आए, इसमें प्रेस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और श्वेत वस्त्रधारी भ्रष्ट बगुला वक्ताओं को पर्दाफाश कर सकता है। ऐसा करके वह जनता पर उपकार करेगा। संसद में होने वाले निर्णय के संदर्भ में भी प्रेस कार्यपालिका को भ्रष्ट होने से बचा सकती है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री भ्रष्ट हो तो प्रेस खोजी पत्रकारिता का सहारा लेकर उसके देश विरोधी और गलत कारनामों को जनता के सामने रख सकती है। इस प्रकार प्रेस न्यायपालिका की भी सहायक हो सकती है। न्यायपालिकाएं भी अनेक बार समाचार पत्रों में छापे समाचारों के आधार बनाकर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयत्न करती हैं। देखिए, तो पहला, प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाचार पत्र प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है, क्योंकि अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाने के लिए, बात बिल्कुल सही है, सरकार के गलत काम की अपेक्षा सरकार के गलत काम की आलोचना के लिए सही बात है। देखिए अगर कोई गलत काम करे, सरकार करे या अन्य करे, तो कम से जनता के सामने प्रेस के जरिए से आ तो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? और इसके बाद क्या हमारा जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, बात बेटा ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ तीनों ही बात यहाँ सही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो गया? उपयुक्त तो सभी हो गए, तीनों हो गए हमारे यहाँ पर। बात क्लियर है? इसका दूसरा देखिए, निम्न में कौन सा वाक्य सत्य? समाचार का पहला स्तंभ, पहला नहीं चौथा है। और क्या लोकतंत्र का है, समाचार का नहीं है। किसका है बेटा? लोकतंत्र का है। किसका है? लोकतंत्र का है। ये बात गलत है हमारी। अब इसके बाद बेटा क्या होगा? दूसरा, समाचार के प्रकाशन से पूर्ण स्वतंत्रता न होने के कारण कार्यपालिका में निरंकुशता की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अरे समाचार पत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है तो उसमें क्या है? निरंकुशता आ रही है कार्यपालिका में। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जनता को पता चल जाती हैं, बहुत सारी बातें पता नहीं चल जाती हैं। दूसरा वाक्य बिल्कुल सही है। निम्न में किस शब्द का प्रयोग समाचार प्रकाशन के संदर्भ में नहीं हुआ? तो आहत किसके लिए हुआ? देखिए मैंने कर दिया था आपको। आहत किसके लिए हुआ? देखो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए। समाचार पत्र के लिए क्या प्रयोग हुआ? देखिए स्तंभ भी हुआ है, भूमिका हुआ, दायित्व भी हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आहत। क्या हो जाएगा? आहत हमारे यहाँ पे हो जाएगा। और बेटा इसके बाद निम्न में से पूछा है प्रजातंत्र, यानी लोकतंत्र, यानी कि जनता का तंत्र। तो क्या होगा बेटा? राजतंत्र। इसका विलोम हमसे पूछा है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा राजतंत्र। तो इसी के साथ ही बेटा हमारे सॉल्यूशन की होती है यहीं पे समाप्ति। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। तो बेटा जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।